हेलो एवरीवन, मैं रमा पांडे रमाज लॉ क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब इट। आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम इंडियन एविडेंस एक्ट को, पूरे इंडियन एविडेंस एक्ट डेफिनेशन क्लॉज 2 सेक्शन 167, इसका क्विक रिवीजन, क्योंकि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन है, राजस्थान है, हरियाणा है आपके सामने, और एपीओ उत्तराखंड एपीओ है, और अभी नेट का भी एग्जाम होगा आप लोग के सामने। तो इन सारे ही एग्जाम्स में इंडियन एविडेंस एक्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल और ठीक ठाक क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एक डिस्क्लेमर पहले, क्योंकि ये क्विक रिवीजन है, आप लोगों को बैराक साथ में रखकर बैठना है, अदरवाइज ये क्लास समझ नहीं आएगी। दूसरी चीज, ये क्विक रिवीजन है ऑफ द होल इंडियन एविडेंस एक्ट, सो दिस वीडियो विल टेक सम टाइम। आप इसको आराम से बैठ कर देखिएगा। तीसरी चीज, क्योंकि ये क्विक रिवीजन है, इंडियन एविडेंस एक्ट को हमें अपने फाउंडेशन क्लास में पढ़ाने में 1.5 से 2 महीना लगता है, और अगर इस पूरे इंडियन एविडेंस एक्ट को मैं 2 घंटे में पढ़ाऊंगी तो डेफिनेटली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है जहां से पीटी में क्वेश्चन बनते हैं, अब चाहे वो कॉन्सेप्चुअल होगा, चाहे वो इलस्ट्रेटिव होगा, चाहे वो कीवर्ड्स का होगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जो भी टाइम इसमें लगेगा उस टाइम में आप लोगों को बेस्ट हेल्प करूं, वो प्रोबेबल एरियाज बताऊं जहां से क्वेश्चंस आएंगे और आपको कैसे उसको टारगेट करना है, क्योंकि एआईबी में जाने वाले बच्चों ने तो कभी पढ़ा ही नहीं है। तो आपके पास बैराक हो तो एटलीस्ट आप उसको आइडेंटिफाई तो कर लो। तो मेरे साथ बैठकर जितने एआईबी देने जा रहे हैं, जिन्होंने नहीं दिया है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, आप बैराक लेके जो जो बता रहे हैं एटलीस्ट उसको टिक करते जाइएगा। आपको वहां पर क्वेश्चन अगर यहाँ से मिलेगा तो आप उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट। अब आप लोग इसको नोट लेकर बैठ जाइए और इसको आप नोट डाउन करते जाइएगा। जिन्होंने पहले पढ़ा है तो वो एक क्विक रिवीजन करेंगे जुडिशियल सर्विसेज के लिए। सबसे पहले किसी भी एक्ट को पढ़ने का तरीका क्या होता है, उसके प्रियम्बल को पढ़ा जाता है। तो प्रियम्बल को पढ़ने से हमारे पास 2 तरह के क्वेश्चन हमें मिलते हैं। नंबर 1, कि क्या ये इंडियन एविडेंस इज द कंप्लीट कोड। अगर आपके एग्जाम में आता है वेदर द इंडियन एविडेंस एक्ट इज द एग्जॉस्टिव कोड, इट इज द कंप्लीट कोड, तो आपका आंसर होगा यस, इट इज द कंप्लीट कोड। कहां से पता चलता है? इंडियन एविडेंस एक्ट का जब आप बैराक देखोगे तो इसका जब प्रियम्बल आप लोग पढ़ेंगे तो इसके प्रियम्बल में ही आपको ऊपर लिखा मिलेगा कंसोलिडेट टर्म। द टर्म कंसोलिडेट इज यूज्ड अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। तो जब कंसोलिडेट टर्म का इस्तेमाल कर लिया, इसका मतलब ये आपका कंप्लीट कोड है इंडियन एविडेंस एक्ट, इसको आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि इंडियन एविडेंस एक्ट के अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट को किसने ड्राफ्ट किया था। तो दूसरा आप क्वेश्चन पीटी के लिए आपको याद रखना है, सर जेम्स स्टीफन ने इसको ड्राफ्ट किया था। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द डेट ऑफ कमेंसमेंट, ये कब इन्फोर्स हुआ, कब आया, ये प्रभाव में कब आया, तो इसको आपको डेट याद रखनी है, फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 18, फर्स्ट डे ऑफ सितंबर। ये आपको बैराक आप लोग देखिए, ये आपको ऊपर ही देख के मिल जाएगी, फर्स्ट डे ऑफ सितंबर, तो इसको आप याद रखिएगा 1872, फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि लॉ ऑफ एविडेंस इज द लेक्स फोरी, इट इज द लॉ ऑफ फोरम। ये बहुत पूछा जाता है, ये टर्म पूछा जाता है, इट इज द लेक्स लोसी, लेक्स फोरी। तो आपको ध्यान रखना है, इट इज द लेक्स फोरी विच गवर्न्स द कोर्ट, इसको याद रखिएगा। दूसरी चीज, ये और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इंडियन एविडेंस एक्ट में पूछा जाता है, वो ये है कि इंडियन एविडेंस एक्ट किन किन प्रोसीडिंग्स में अप्लाई होता है और इंडियन एविडेंस एक्ट किस में अप्लाई नहीं होता है। तो आपको इसको याद रखना है कि इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो एफिडेविट्स में अप्लाई नहीं होता है। ओके, एफिडेविट की जो प्रोसीडिंग होगी इसमें इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होगा, इसको आपको मेंशन कर लेना है। दूसरा, जो आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स होती हैं वहां पर इंडियन एविडेंस एक्ट, दे आर नॉट बाउंड टू फॉलो द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, इसको आपको याद रखना है। और आर्बिट्रेशन, एफिडेविट्स वगैरह में, और जितने भी आर्म फोर्सेस की कोर्ट्स होंगी, ठीक है, कोर्ट मार्शल आर्मी एक्ट में या नेवी में या एयरफोर्स में, यहाँ भी इंडियन एविडेंस के प्रोविजन आपको अप्लाई नहीं होंगे। तो ये तो कुछ बेसिक प्रोविजन हो गया। दूसरी चीज, अब आपको मैंने बताया इसका ऑब्जेक्ट था इंडियन एविडेंस एक्ट को बनाने का, इसका मेन, इसको फ्रेम किया सर जेम्स स्टीफन ने, और इसका ऑब्जेक्ट था, प्रियम्बल में लिखा है, टू कंसोलिडेट, डिफाइन एंड अमेंड द लॉ ऑफ एविडेंस। जो भी हमारे पास साक्ष्य के अधिनियम थे, जो भी रूल्स रेगुलेशंस थे, उनको हमने एक जगह कंसोलिडेट किया और डिफाइन किया प्रॉपरली। फैक्ट मींस क्या, तो फैक्ट एंड इशू मींस क्या, तो क्या फैक्ट एंड इशू होंगे, कोर्ट ऑफ जस्टिस, बहुत सारी चीजों को हमने इसमें डिफाइन किया है और हमने एक जगह बांध दिया। तो अब जब भी कोर्ट एविडेंस की क्या ये एविडेंस है, क्या ये एडमिसिबल है,
क्या हम इसको कंसीडर करें, आप ट्रायल के समय क्या साबित करेंगे, कौन साबित करेगा, एग्जामिनेशन इन चीफ क्या होगा, कैसे विटनेस को प्रोड्यूस करोगे, कोर्ट कैसे एविडेंस को लेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपकी इंडियन एविडेंस एक्ट से ही गवर्न होती हैं, कोर्ट्स को कहीं और नहीं जाना। अब नेक्स्ट आओ आप डेफिनेशन क्लॉज पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको हो सकता है एक क्वेश्चन आपको डेफिनेशन क्लॉज से मिल जाए। तो सबसे पहला डेफिनेशन आपका आता है फैक्ट्स का। फैक्ट, फैक्ट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 3 में, तो इसको आप याद रखिएगा, फैक्ट, ये सबसे ज्यादा डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए फैक्ट, दो तरह के फैक्ट्स की बात की गई है, एक है आपके फिजिकल फैक्ट और दूसरे कहा है इन्होंने साइकोलॉजिकल फैक्ट। दो तरह के फैक्ट्स होते हैं, ये पूरे इंडियन एविडेंस एक्ट में ऐसे फैक्ट्स की बात होगी। लाइक मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इस क्लास में मैं आपको इंडियन एविडेंस एक्ट को रिवीजन करवाऊंगी, मैंने इस क्लास में इस कलर का सूट पहन रखा है, ये इट्स अ फैक्ट बिकॉज यू कैन परसीव इट बाय योर आईज, आप इसको देख सकते हो। सो एनीथिंग विच कैन बी परसीव्ड बाय सेंसेस, जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप सुन सकते हो, जिसको आप महसूस कर सकते हो, दैट थिंग इज फैक्ट। तो इट्स अ फिजिकल फैक्ट, ठीक है, इसको सेक्शन 3 में डिफाइन किया। तो आप ध्यान रखना, इंडियन एविडेंस एक्ट में फैक्ट को दो कैटेगरीज की बताई है, एक तो आपकी फिजिकल फैक्ट है और दूसरा आपका साइकोलॉजिकल फैक्ट। अब साइकोलॉजिकल फैक्ट में क्या आता है, साइकोलॉजिकल फैक्ट में आता है मेंटल कंडीशन, मेंटल, लाइक किसी की कोई इंटेंशन है, जैसे मर्डर वगैरह में आप प्रूव करते हो ना लोगों की इंटेंशन, नॉलेज, गुडविल, इलविल, कोई एक्ट नेग्लिजेंट है, जैसे वो ड्राइव कर रहा है, रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग के केसेस होते हैं, तो वहां पर आप नेग्लिजेंट एक्ट प्रूव करते हो। कैसे प्रूव कर पाते हो, जब कोई चीज फैक्ट ही नहीं होगी तो उसको आप साबित कैसे करोगे। तो फैक्ट, साइकोलॉजिकल फैक्ट जो कहीं ना कहीं मेंटल कंडीशन के बारे में बताते हैं। तो आप ध्यान रखोगे सेक्शन 3 में जो फैक्ट की डेफिनेशन दी है वो दो तरह के फैक्ट की बात की है, एक तो फिजिकल फैक्ट और दूसरा आपका साइकोलॉजिकल फैक्ट। फिजिकल फैक्ट में आपका क्या, एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग, एनीथिंग, कोई भी चीज, जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरे पीछे एक गणेश जी रखे हुए हैं, स्टेट ऑफ थिंग, वो किस दिशा में रखे हुए हैं, उनकी पोजीशन क्या है। सो एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, आप किसी क्लास में पढ़ रहे हो उसमें कितनी सीट्स लगी हुई हैं, टीचर किस डायरेक्शन में खड़ा हुआ, इट्स अ स्टेट ऑफ थिंग। सो एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग, ये सभी चीजें फैक्ट हैं बिकॉज यू कैन परसीव इट, आप उन चीजों को देख सकते हो, सुन सकते हो, महसूस कर सकते हो, किसी की चीख, किसी का बुलाना, किसी का कुछ कहना, किसी का पढ़ाना, किसी कोई चीज किसी डायरेक्शन में रखी है आपके कमरे में, जहां भी आप इस वीडियो को देख रहे हो भी बहुत सारी चीजें अरेंज होगी कमरे में, ईच एंड एवरीथिंग कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ फैक्ट, क्योंकि आप उसको देख पा रहे हो। तो ये एक तो होता है फिजिकल फैक्ट, ठीक। दूसरा आपका साइकोलॉजिकल फैक्ट, तो रेपुटेशन इज ऑल्सो अ फैक्ट, ठीक है, आप किसी किसी आपके माइंड में किसी के लिए कोई रेपुटेशन है तो ये भी फैक्ट है। तो इसके इलस्ट्रेशन भी जो मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं, एक्चुअली सेक्शन 3 के इलस्ट्रेशन में यही दिया है फैक्ट। दूसरी चीज आपकी आती है, सेकेंड आपका डेफिनेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज फैक्ट इन इशू, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी डिफाइन किया है फैक्ट इन इशू को। अब ये फैक्ट इन इशू क्या होता है, देखिए फैक्ट इन इशू को तोड़कर देखिए, फैक्ट एक चीज है, मैं अभी पढ़ा रही हूँ, दैट्स अ फैक्ट, मैं इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ा रही हूँ, इट्स अ फैक्ट। अब एक व्यक्ति कहे कि हाँ मैम पढ़ा रही है, दूसरा कहे नहीं 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 मैम ने पढ़ाया ही, अगर किसी भी फैक्ट, फैक्ट इन इशू, एनी फैक्ट विच इज इन इशू, जो डिस्प्यूटेड है वो आपका फैक्ट इन इशू होता है, ये लेमैन लैंग्वेज में हम कह सकते हैं। लेकिन जब आप सेक्शन 3 को डिटेल में देखोगे तो आप ध्यान रखिएगा, ये कहता है एक्सप्रेशन फैक्ट इन इशू मींस एंड इंक्लूड्स एनी फैक्ट व्हिच आइदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट, the existence, non-existence, nature, extent, liability, disability, asserted, denied in any suit or proceeding। देखिए फैक्ट इन इशू क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए कहते हैं या प्रोसिक्यूशन कहता है कि मिस्टर ए ने बी का मर्डर किया है, इट्स अ फैक्ट, प्रोसिक्यूशन के हिसाब से मिस्टर ए ने बी का मर्डर किया है। लेकिन डिफेंस काउंसिल कहता है कि नहीं 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 मिस्टर ए ने बी का मर्डर नहीं किया है। सो द फैक्ट वेदर मिस्टर ए कॉज द डेथ ऑफ मिस्टर बी, दैट फैक्ट इज इन क्वेश्चन। ए कहता है किया है और बी उसको डिनाई करता है। सो कोई भी फैक्ट जिसको एक पार्टी असर्ट करती है एंड अनदर पार्टी एट द सेम टाइम डिनाई, दैट बिकम्स फैक्ट इन इशू, ये फैक्ट इशू में बन गया कि है कि नहीं। दूसरी चीज, आप कहो कि सर्वेंट कहता है कि मेरी सैलरी इतनी है और वो जो मालिक है वो कहता है नहीं आपकी सैलरी इतनी नहीं है, सर्वेंट कहता है सैलरी ड्यू है, मालिक कहता है नहीं सैलरी पेमेंट हो चुकी है। सर्वेंट कहता है कि मैंने काम केयरफुल तरीके से किया पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ, ओनर कहता है नहीं इसने काम नेग्लिजेंटली किया है। तो एक व्यक्ति एक चीज को असर्ट कर रहा है, दूसरे उसको डिनाई कर रहा है, ये बन जाता है फैक्ट इन इशू। बहुत सिंपल है, कोई भी फैक्ट विच इज एन इशू, एनी डिस्प्यूटेड फैक्ट,
उसको हम बोलेंगे फैक्ट इन इशू। ठीक है, ये मैं बहुत जल्दी कोशिश कर रही हूँ, अदरवाइज इसको बहुत डिटेल में, क्योंकि ये क्विक रिवीजन है। तो सेक्शन 3 में आपको फैक्ट, फिर फैक्ट इन इशू को समझ जाइएगा। ठीक है, इसके इलस्ट्रेशन आपको समझ आ जाएंगे। नेक्स्ट आइए डॉक्यूमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट, इसको भी ध्यान रखना। सेक्शन 3 में डॉक्यूमेंट को डिफाइन किया। डॉक्यूमेंट क्या है? देखिए हम आप अगर लेमैन अगर पढ़ेंगे ना, तो डॉक्यूमेंट मुझे लगता है, मेरे पास ये बेयर एक्ट है ना, इट्स अ डॉक्यूमेंट। मेरे पास एक सेल डीड है, इट्स अ डॉक्यूमेंट। एक गिफ्ट डीड है, दैट्स अ डॉक्यूमेंट। लेकिन जब आप इंडियन एविडेंस एक्ट को पढ़ोगे ना, इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है कोई भी चीज डॉक्यूमेंट हो सकती है। ये किताब तो है ये डॉक्यूमेंट। अगर मैंने अपने पीछे वॉल पर भी कुछ लिख दिया ना, और मैंने इस पर्पस से लिखा है, इस इंटेंशन से लिखा है कि दैट मे बी यूज्ड इन फ्यूचर एज एन एविडेंस, इट आल्सो बिकम एन इट आल्सो बिकम अ डॉक्यूमेंट। ओके, तो डॉक्यूमेंट के लिए अगर आपने, आप इसको आराम से समझो, किसी भी मटेरियल पर, चाहे आपने किसी प्लेट पर, किसी मेटल पर, किसी स्टोन पर, किसी पेड़ पर, किसी दीवार पर, किसी रेत पर, किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के थ्रू आपने किसी भी जगह, है ना, दीवालों पर कुछ लिख दिया, पेड़ पर कट करके कुछ लिख दिया, अपने ब्लड से कुछ लिख दिया जमीन पर, दीवार पर, रेत में कुछ लिख दिया, आपने कुछ ऐसी पेंटिंग कर दी, आपने कोई ऐसा ग्राफ बना दिया, आपने कोई ऐसा मैप बना दिया, आपने कोई ऐसा कार्टून बना दिया, इस इंटेंशन से बनाया कि इन फ्यूचर कल को मैं इसको कोर्ट में एविडेंस की तरह इस्तेमाल करूंगा, वो चीज डॉक्यूमेंट बन जाती है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो डॉक्यूमेंट वही डॉक्यूमेंट नहीं है जो एक लेमैन कहता है। लॉ में डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन बहुत अलग है। तो इसमें आपको क्या कीवर्ड देख लीजिएगा, लेटर के थ्रू, फिगर के थ्रू, मार्क के थ्रू, बाय मोर देन, या इनसे मतलब एक से ज्यादा चीजों का इस्तेमाल करके आपने कुछ भी लिखा और उसका इस्तेमाल आप इन फ्यूचर उसको एविडेंस की तरह करना चाहते हो, तो वो डॉक्यूमेंट बन जाता है। और इसके इलस्ट्रेशन बिल्कुल वही है जो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर दिए हैं। शिला वगैरह पर लिख देते हो आप, ये सारी चीजें। देन आता है एविडेंस। देखिए एविडेंस, एविडेंस को सेक्शन 3 में डिफाइन किया, बट ध्यान रखिएगा दैट डेफिनेशन इज इंक्लूसिव। इंक्लूड्स, यहाँ पर लिखा है एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स, तो द डेफिनेशन इज इंक्लूसिव, ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है। और यहाँ पर बताया है एक्चुअली काइंड्स को, तो इन्होंने बताया दो तरह के एविडेंस होंगे इंडियन एविडेंस एक्ट में, ओरल और डॉक्यूमेंट्री। ओरल एविडेंस, जब कोर्ट किसी विटनेस को बुला ले एग्जामिन करने के लिए, रिक्वायर करे, तो उसको हम ओरल एविडेंस कहते हैं। और जब किसी डॉक्यूमेंट को कोर्ट मंगवाए, प्रोड्यूस करवाए खुद के सामने, तो वो आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वगैरह भी आएंगे। उसके बाद आइए आप प्रूव्ड। प्रूव्ड क्या होती है? किसी भी फैक्ट को हम कब प्रूव कहेंगे? जब कोर्ट ने उस मैटर को देखने के बाद, ठीक है, कोर्ट बिलीव करता है कि यस इट एग्जिस्ट, कोर्ट का ऐसा विश्वास है कि हाँ ये फैक्ट है, या कोर्ट को लगे सो प्रोबेबल दैट अ प्रूडेंट मैन ऑट अंडर सर्कमस्टांसेस of the particular case to act upon the supposition that it exists. तो ये कहता है fact is said to be proved when after considering the matter before it the court either believe it to exist और its existence is so probable। जैसे मिस्टर ए ने बी का मर्डर किया कि नहीं किया, प्रोसिक्यूशन ने अपनी जो भी कुछ स्टोरी बताई और उसके बाद कोर्ट के सामने या तो ये बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जाके प्रूव्ड का मतलब क्या, या तो कोर्ट एविडेंसेस को देखने के बाद विश्वास कर ले कि यस ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है, या कोर्ट सारे एविडेंसेस को देखने के बाद कोर्ट को लगे कि इट्स सो प्रोबेबल, ऐसा हो सकता है कि एग्जिस्ट करता हो, तो उसको हम प्रूव्ड मानेंगे। डिसप्रूव क्या होता है? कोर्ट ने सारे एविडेंसेस देखे पक्षकारों के और उसके बाद कोर्ट को लगा कि नहीं 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 आप इसको साबित ही नहीं कर पाए, तो इसको हम बोलेंगे डिसप्रूव। फैक्ट इज सेड टू बी डिसप्रूव एंड आफ्टर कंसीडरिंग मैटर, उस मैटर को देखा, उस पर साक्ष्य को देखा, कोर्ट आइदर बिलीव, कोर्ट ये विश्वास करती है कि दैट फैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट, कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है ना। जैसे डिफेंडेंट कहता है कि दैट सूट मस्ट बी बार्ड बिकॉज दैट सूट इज बार्ड बाय लिमिटेशन, एविडेंसेस दिए, प्लेंटिफ ने भी बताया और कोर्ट ने भी देखा कि नहीं 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 ये तो विद इन लिमिटेशन पीरियड है। सो आपका ये जो आपने जो कोर्ट में ऑब्जेक्शन लगाया है ये डिसप्रूव होता है, आप इसको प्रूव ही नहीं कर पाए। ठीक है, तो जब कोर्ट को लगता है कि जो बात है ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है, या कोई प्रूडेंट मैन उसको मानेगा एग्जिस्ट नहीं करती है, तो उसको हम बोलेंगे डिसप्रूव। अब आता है नॉट प्रूव। नॉट प्रूव का मतलब है आपने कहा तो कोई चीज कोर्ट के सामने, जैसे आपने कहा कि यस मिस्टर ए ने मिस्टर बी की डेथ कॉज की, उसका मर्डर किया, लेकिन आप ये साबित ही नहीं कर पाए, तो एनीथिंग विच इज नाइदर प्रूव्ड नॉट डिसप्रूव, आप इसको साबित, कोई भी फैक्ट जो ना प्रूव हो पाया, ना तो आप इसको साबित कर पाए, और ना यही है कि इसने नहीं किया, तो नॉट प्रूव्ड का मतलब है विच इज नाइदर प्रूव्ड नॉट डिसप्रूव्ड, तो वो नॉट प्रूव्ड की कैटेगरी में आता है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट अब आ जाइए, इसके बाद तो ये डेफिनेशन क्लॉज से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर आपके पास टाइम हो तो आप इलस्ट्रेशंस भी देख लीजिएगा। इसके बाद आइए मे प्रेज्यूम, शेल प्रेज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। देखो मे प्रेज्यूम, शेल प्रेज्यूम, इसको ध्यान रखना, ही पूछा जाता है किस सेक्शन में डिफाइन है, तो वही इसको सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट में।
अब ये होता क्या है, मे प्रेज्यूम, जहां भी इंडियन एविडेंस एक्ट में मे प्रेज्यूम टर्म का इस्तेमाल किया है, इसका मतलब मे प्रेज्यूम का जहां भी लिखा होगा कोर्ट मे प्रेज्यूम, मे प्रेज्यूम का मतलब है कि कोर्ट के पास डिस्क्रिप्शन होता है कि कोर्ट उस चीज को मान भी सकती है और कोर्ट नहीं भी मान सकती है। जैसे आप 113A अगर देखोगे ना इंडियन एविडेंस एक्ट का, सुसाइड वगैरह के केस में, ठीक है, तो वहां पर आप देखोगे कोर्ट में प्रिज्यूम, मे प्रिज्यूम का मतलब है कोर्ट उस चीज को मान भी सकती है कि ये चीज है और कोर्ट नहीं भी मान सकती है। लेकिन जहां पर भी शैल लिखा होगा, शैल प्रिज्यूम में ये कोर्ट के लिए मैंडेटरी होता है कि कोर्ट को वैसी प्रिजम्पशन करनी पड़ती है। लाइक इन द केस ऑफ डाउरी डेथ, डाउरी डेथ आईपीसी के 304 में है और इसकी प्रिजम्पशन इंडियन एविडेंस एक्ट के 113B में है। और कोर्ट शैल प्रिज्यूम, अगर सारे एलिमेंट आप डाउरी के प्रूव कर देते हो ना, तो कोर्ट के लिए मैंडेटरी होता है कि वो मान ले, शैल प्रिज्यूम कर ले कि हस्बैंड या उसके रिलेटिव ने डाउरी डेथ की है। प्रोसिक्यूशन को साबित नहीं करना पड़ेगा कि देखो ये मिट्टी का तेल डालकर आग लगा रहे हैं। अगर आपने बाकी एलिमेंट 304B के प्रूफ कर दिए तो कोर्ट उसी से प्रिज्यूम कर लेगी। ये होता है शैल प्रिज्यूम। ये दोनों ही प्रिजम्पशन रिबटेबल होती है, इसको ध्यान रखना, पीटी में पूछा जाता है। चाहे वो मे प्रिज्यूम में कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होती है, कोर्ट चाहे माने या ना माने। शैल प्रिज्यूम में मैंडेटरी होता है, दोनों ही रिबटेबल प्रिजम्पशन होती है, मतलब अपोजिट पार्टी हस्बैंड और उनके रिलेटिव कह सकते हैं कि नहीं नहीं ये हमने ऐसा नहीं किया बल्कि ये तो एक्सीडेंटल डेथ हुई है, तो ये आप रिबट कर सकते हैं कोर्ट की प्रिजम्पशन को। नेक्स्ट आता है आपका कॉन्क्लूसिव प्रूफ। देखिए कॉन्क्लूसिव प्रूफ क्या होता है, किसी भी एक फैक्ट को दूसरे फैक्ट का कॉन्क्लूसिव प्रूफ माना जाता है। कॉन्क्लूसिव प्रूफ हमेशा ही कॉन्क्लूसिव होती है, कॉन्क्लूसिव इन नेचर होती है, मतलब अदर पार्टी कैन नेवर रिवर्ट इट। फॉर एग्जाम्पल आप 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट देखोगे, ये कहता है अगर कोई भी बच्चा ड्यूरिंग मैरिज उसका जन्म होता है या मैरिज के बाद आफ्टर डिसोल्यूशन विद इन 280 डेज किसी बच्चे का जन्म होता है और हस्बैंड ये साबित ना कर पाए कि उस मतलब हस्बैंड को पहले एक रिपोर्ट रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगी कि आप, अगर आपके पास कोई ऐसा ग्राउंड है आप साबित कर दीजिए कि शादी के बाद आप कभी ऐसी पोजीशन में नहीं मिले कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हो सकती थी। अगर हस्बैंड ये प्रूव नहीं कर पाता ये वाला फैक्ट, तो कोर्ट शैल मेक अ कॉन्क्लूसिव प्रिजम्पशन कि ये बच्चा हस्बैंड वाइफ का है। ओके, तो कॉन्क्लूसिव प्रिजम्पशन एक बार कोर्ट कर लेती है, दैट कैन नेवर बी रिवर्टेड, उसको कभी रिवर्ट नहीं किया जा सकता, इसको ध्यान रखिएगा। तो मे, शैल और कॉन्क्लूसिव प्रूफ, मे और शैल रिवर्टल पॉसिबल है, लेकिन कॉन्क्लूसिव प्रूफ एक बार कोर्ट ने कोई चीज कॉन्क्लूसिवली प्रिज्यूम कर ली ना, तो उसको आप कभी भी रिवर्ट नहीं कर सकते हो, और ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आप सेक्शन 5 पे आएंगे। सेक्शन 5 में कहा है कि किसी भी ट्रायल के दौरान आप किन किन चीजों पर एविडेंस दे सकते हो, ट्रायल हो रहा है आप किस किस पर साक्ष्य दे सकते हो। सेक्शन 5 बात करता है, डिक्लेरेशन है, और इसको ध्यान रखिएगा सेक्शन 5 से लेकर आगे। सेक्शन 5 से आपको याद रखना है, यहाँ से रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स स्टार्ट होते हैं, और आपको याद रखना है कि किसी भी सूट और किसी भी प्रोसीड में, चाहे वो सिविल की हो या चाहे वो सिविल की हो, चाहे वो क्रिमिनल की हो, आप केवल फैक्ट इन इशू पर एविडेंस दे सकते हो और रेलिवेंट फैक्ट इन इशू मतलब क्या इसने ये मर्डर किया नहीं किया, क्या इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट था या नहीं था, क्या इसको इतने पैसे की रिकवरी बनती है क्या नहीं, क्या सामने वाले ने इतना पैसे उधार लिया था या नहीं लिया था। ये होता है फैक्ट इन इशू, जो एक प्लेंटिफ असर्ट करता है, डिफेंडेंट डिनाई करता है, प्रोसिक्यूशन चार्ज लगवाता है और डिफेंस काउंसिल मना करती है, ये मेन फैक्ट इन इशू। तो फैक्ट इन इशू पर आप एविडेंस दे सकते हो और उस केस में जो भी रेलिवेंट है आप केवल उस पर एविडेंस दे सकते हो। उसके अलावा आप किसी अन्य चीज पर, किसी अदर थिंग पर आप एविडेंस नहीं दे सकते हो। और सेक्शन 6 से लेकर 55 तक ये रेलिवेंट, ये बताए गए हैं कि कौन कौन से फैक्ट रेलिवेंट फैक्ट हैं। ओके, सबसे पहले आइए सेक्शन 6 पर। ये सेक्शन 6 बात करता है रेस गेस्टे, को रेस गेस्टे के नाम से भी जाना जाता है। सेक्शन 6 देखिए, द टर्म रेस गेस्टे इज नो वेयर यूज्ड। सेक्शन 6 पूछा जाएगा डॉक्ट्रिन ऑफ रेस गेस्टे किस किस सेक्शन में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस गेस्टे पूछा जाएगा तो आप बोलोगे सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। रेस गेस्टे का मतलब होता है थिंग हैपेंड इन द सेम ट्रांजेक्शन। वे सभी चीजें जो एक ट्रांजेक्शन में हुई है ना, वो सारी रेलिवेंट होती हैं। ये होता है आपका रेस गेस्टे, ठीक। और ये सेक्शन 6 में है और ये रेलिवेंट है। अब ये क्या हो रहा है भाई, कुछ लोगों को अभी भी नहीं समझ में आ रहा होगा ये क्या होता है। देखिए आप ये समझो जैसे कोई भी मैटर है, फॉर एग्जाम्पल अगर ना मिस्टर ए के ऊपर ये चार्ज लगा है कि उसने मिस्टर बी की डेथ कॉज की है, ठीक है, उसको शूट किया है। तो अब जिस जगह पर ये मिस्टर बी को, जिस स्पॉट पर ये मिस्टर बी के ऊपर अटैक कर रहा होगा, जब उसने गोली चलाई होगी, तो वहां पर कुछ ब्लड स्टेन्स भी होंगे। ये ब्लड स्टेन बी की बॉडी पर भी होंगे और ए की बॉडी पर भी आए होंगे। ओके, ये बी जरूर चिल्ला रहा होगा, है ना, हेल्प के लिए जरूर चीख रहा होगा। हो सकता है किसी ने इसको देख लिया हो, ये जब मारने आया हो चाकू लेकर तब किसी ने देख लिया हो, ये काम करके जब जा रहा हो वापस तब किसी ने देख लिया हो। ये पूरा इंसिडेंट किसी सीसीटीवी
में पूरा कैद हो गया हो, तो ये एक ट्रांजेक्शन में जब वो इसको मार रहा है या मारने के लिए आ रहा है, मारने के बाद जा रहा है, जो चिल्ला रहा है, किसी कोई देख रहा है, कोई भाग कर जा रहा है, ये चला गया और ये स्टिल किसी कोई सी आ जाते हैं, उनको बताता है कि ये ऐसे ऐसे आया और उसने मुझे मारा। ये जो सारी चीजें एक ट्रांजेक्शन में हुई हैं, कॉन्टिन्यूटी है उसमें, ये जितनी भी चीजें एक ट्रांजेक्शन में हुई है, ये सारी चीजें सेक्शन 6 में रेलिवेंट होती हैं और इस चीज को प्रोसिक्यूशन साबित कर सकता है कि ये रेलिवेंट है। अब आप कहो कि मिस्टर बी ने सी को कहा, सी से क्या मतलब, मर्डर तो बी का हुआ है, सी से क्या मतलब, सी क्यों आके स्टेटमेंट देगा, ये रेलिवेंट है बिकॉज सी ने जो भी कुछ सुना है वो सी ट्रांजेक्शन में। मिस्टर डी यहाँ पर खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे, ये रेलिवेंट है क्यों, क्योंकि एक ही ट्रांजेक्शन का हिस्सा है, बी जो कुछ चीख रहा था वो सब कुछ डी ने सुना है, तो ये होता है रेस गेस्टे। ठीक है, रेस गेस्टे टर्म यहाँ पर इस्तेमाल नहीं है, बट ये इंग्लिश डॉक्ट्रिन है, लेकिन जो भी कुछ रेस गेस्टे है वो एक्चुअली हमारे पास सेक्शन 6 में लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पर रेलिवेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस पर बहुत फेमस केस है आर वर्सेस फॉस्टर का, आर वर्सेस फॉस्टर का, इसको ध्यान रखिएगा। रेस गेस्टे पर लीडिंग केस आर वर्सेस फॉस्टर का, जो कि एक क्रिटिसिज्म में जाना जाता है। आर वर्सेस एंड्रयू भी एक लीडिंग केस है, इसको भी आप लोग देख सकते हो रेस गेस्टे पर। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन 6 रेस गेस्टे हो गया। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, थिंग हैपेंड इन द सेम ट्रांजैक्शन, तो आर वर्सेस फॉस्टर, ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। और आर वर्सेस एंड्रयू, ये भी बहुत फेमस केस है। नेक्स्ट आप आइए सेक्शन 7 पर। आप सेक्शन 7-8 को आपको कैसे पढ़ना है, इसको मैं तरीका बता रही हूँ आपको। सेक्शन 7-8 में आपको केवल पीटी के लिए इतना काम करना है, अगर एआई भी दे रहे हैं तो आपके सामने बेयर एक्ट होगा, आपको बस ढूंढना है, और आप जुडिशरी दे रहे हैं तो आपको याद करके जाना है। क्या आपको ये ध्यान है कि सेक्शन 7 में क्या क्या रेलिवेंट है। लाइक आपसे पूछा जाएगा ओकेजन किस सेक्शन में रेलिवेंट है, कॉज किस सेक्शन में रेलिवेंट है, तो ओकेजन, कॉज, इफेक्ट एंड अपॉर्चुनिटी, ये 4 टर्म को अंडरलाइन कर लो अपने ब्यारक में। ओकेजन, कॉज, इफेक्ट एंड अपॉर्चुनिटी, तो हर वो फैक्ट जो ये साबित करता हो कि इस वजह से सामने वाले को ओकेजन मिला, सामने वाले को अपॉर्चुनिटी मिली, सामने वाले को मतलब कोई भी चीज जो इफेक्ट कॉज करती हो, जैसे कि किसी जगह पर एक्सीडेंट हो गया या आपने किसी को गोली मारी, तो गोली मारने के बाद जो ब्लड स्टेन्स है वो ये उसका इफेक्ट है। एक्सीडेंट हुआ है तो वहां पर कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं, ये उसका इफेक्ट है। तो किसी भी चीज का इफेक्ट है वो रेलिवेंट सेक्शन 7 में होगा। अपॉर्चुनिटी कोई चीज प्रोवाइड कर रही है तो ये आपका सेक्शन 7 में रेलिवेंट होगा। अगर आपके पास टाइम हो तो प्लीज इसकी इलस्ट्रेशन जरूर देख लीजिएगा। देन आप सेक्शन 8 पर आओ। 8 में भी ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा मोटिव किस सेक्शन में रेलिवेंट है। देखिए, मोटिव डज नॉट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस। मोटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका मोटिव बड़ा अच्छा है कि मैं गरीबों को खाना खिलाऊंगा, और आप बैंक में चोरी कर लो कि जितना पैसा आएगा मैं सब गरीबों को खाना खिला दूंगा आज जाके, आप तभी भी आपकी चोरी के लिए आप लाइबल होंगे। मोटिव आपका कितना भी अच्छा हो, आप क्रिमिनल लाइबिलिटी से बच नहीं सकते। लेकिन मोटिव एक रेलिवेंट फैक्ट होता है एक चेन को कंप्लीट करने में। जैसे जहां पर भी ना डायरेक्ट एविडेंस नहीं होते हमारे सामने, तो हम कह सकते हैं कि क्या ए ने बी को मारा, तो प्रोसिक्यूशन मोटिव से कि हाँ अगर ए बी को मार देगा ना तो ही विल गेट ऑल दी प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टी इसको ही मिल जाती, तो इसके पास मोटिव है मारने का। या ए बी को मार देगा क्योंकि बी को पता था कि इन्हें पहले किसी और को मारा है और इसने उसकी वीडियोग्राफी कर ली थी और वो उसको ब्लैकमेल कर रहा था, पैसे वसूलना चाह रहा था, तो इट्स बेटर कि मैं बी को मार दूं। तो ऐसी सिचुएशन में बी मार सकता है, इसके पास मोटिव है। ठीक है, तो मोटिव प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू कनेक्ट द चेन। दो मिसिंग लिंक के बीच में ना प्रोसिक्यूशन अपनी स्टोरी को कंप्लीट कर रहा था कि हाँ इसी ने अपराध किया होगा, तो मोटिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है और रेलिवेंट होता है सेक्शन 8 में, ध्यान रखना। प्रिपरेशन सेक्शन 8 में जिस जहर से मारा है आप वही जहर खरीद रहे थे किसी मेडिकल स्टोर पे जाकर, ये प्रूव किया जा सकता है क्योंकि ये प्रिपरेशन दिखा रहा है और ये सेक्शन 8 में रेलिवेंट है। प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट, मारने से पहले जिस घर में मर्डर हुआ है आपको सीसीटीवी फुटेज में आते हुए देखा गया, जिस जगह मर्डर हुआ है आपको जाते हुए देखा गया और आपके ब्लड, आपकी शर्ट पर देखा गया कि ब्लड स्टेन्स भी थे, ये दिखा रहा है कि ये मर्डर आपने ही किया है, तो ये प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट में आएगा, सेक्शन 8 में रेलिवेंट होगा। नेक्स्ट आप आइए सेक्शन, नेक्स्ट इसके बाद आपको देखना है सेक्शन 9। इसके बाद आप आइए सेक्शन 9 पर। सेक्शन 9 भी काफी इंपॉर्टेंट है और इसको भी आपको, एक मिनट रुकिएगा। सेक्शन 9 देखिए, फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस। ठीक है, तो इसको भी आप कीवर्ड से देखिएगा। विच आर नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस, वो सारी चीजें जो नेसेसरी हैं एक्सप्लेन करने के लिए आपके फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट को, या जो आपके फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट को रिवर्ट करते हो या सपोर्ट करते हो, जो किसी व्यक्ति की आइडेंटिटी, तो इसमें आता है, कई बार पूछा जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ परेड किस सेक्शन में रेलिवेंट है, तो आप ध्यान रखना सेक्शन 9 में रेलिवेंट होती है एविडेंस एक्ट के, जहां पर आपको आप पता कर रहे हो कि कौन व्यक्ति है, कौन विटनेस है,
जैसे ब्लड सैंपल वगैरह लिया जाता है, फॉरेंसिक वगैरह कराई जाती है पता करने के लिए कि क्या इसी व्यक्ति ने ऑफेंस किया, फिंगर इंप्रेशन वगैरह लिया जाता है ना आइडेंटिटी पता करने के लिए कि फिंगरप्रिंट किसके हैं, सेक्शन 9 में रेलिवेंट है वो सब। आइडेंटिटी ऑफ पर्सन, किसी थिंग की आइडेंटिटी, ये जूता किसका है। अब मैं कहीं जाऊं, कोई मैं अपने नाम नहीं लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई जाता है और उसने ऐसा ही सेम इयररिंग पहन रखा है और स्पॉट पर वही सेम इयररिंग मिलता है, तो आप आइडेंटिटी कि हाँ ये जो चीज मिली हुई है ये तो उसकी है और मैंने एक पीस उसके पास देखा है, तो ये ऑफेंस इसने कमिट किया हो सकता है। तो आइडेंटिटी ऑफ थिंग वगैरह ये सब सेक्शन 9 में रेलिवेंट होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ परेड, ध्यान रखना पीटी में आता है, सेक्शन 9 में रेलिवेंट है। ओके, देन आप आओ सेक्शन सेक्शन 10 पर आइए। सेक्शन 10 भी इंपॉर्टेंट है। ये कहता है थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर। देखिए जब भी दो लोगों के बीच में, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में कॉन्स्पिरेसी होती है, तो जितने भी लोग कॉन्स्पिरेसी करते हैं, अब उस कॉन्स्पिरेसी में उन्होंने जो भी कुछ कहा होगा, किया होगा, कुछ लिखा होगा, दो लोगों ने कुछ बात की होगी, फोन पे की होगी, व्हाट्सएप चैट किया होगा, कुछ लेटर लिखा होगा, एक ने कहा होगा, एक ने भी कहा है ना, जितने भी कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं वो चीज सबके अगेंस्ट में रेलिवेंट मानी जाएगी। मान लीजिए मिस्टर ए ने कोई लेटर लिखा और उसमें दिखा रहे हैं कि ये लोग भी इसमें पार्टनर है, तो वो सबके अगेंस्ट में इस्तेमाल की जा सकती है। ये आपके कॉन्स्पिरेसी में ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना। और इस पर लीडिंग केस भी पूछ लिया जाता है कई बार कॉन्स्पिरेसी में, लेकिन ध्यान रखना तभी तक कुछ भी लिखा हुआ, बोला हुआ, कहा गया रेलिवेंट होगा जब तक वो कॉन्स्पिरेसी कंटिन्यू रहती है। और कॉन्स्पिरेसी तब तक कंटिन्यू रहती है जब तक कि ऑब्जेक्ट पूरा ना हो जाए। दो लोगों ने, कोई टेररिस्ट है, उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की, कोई बंगाल में बैठा हुआ है, कोई अफगानिस्तान में बैठा है कि भारत में हमें इस तरह का ऑफेंस करना है, जब तक वो ऑफेंस कमिट नहीं हो जाएगा, इस बीच में जिस दिन उन्होंने अग्रीमेंट किया ना, और जब तक ऑफेंस कमिट नहीं हो जाता है तब तक उन्होंने जो भी कुछ कहा है, किया है, लिखा है, वो सब कुछ एक दूसरे के अगेंस्ट में रेलिवेंट होगा। अगर एक भी पकड़ा जाता है ना, तो वो सारों के अगेंस्ट में इस्तेमाल किया जाएगा, ये सेक्शन 10 कहता है। अब कॉन्स्पिरेसी या तो जब तक एक्ट कंप्लीट, अब जिस दिन वो अटैक हो गया उसके बाद उन्होंने जो भी कुछ किया, पर्पस कंप्लीट, वो चीज उनके अगेंस्ट रेलिवेंट, उसके बाद की गई चीजें रेलिवेंट सेक्शन 10 में नहीं होंगी। और या तो अगर इस बीच में इंटरप्शन हो गया, पुलिस ने पकड़ लिया, तो पकड़ने के बाद अब कॉन्स्पिरेसी उनकी ब्रेक हो गई, तो अगर कॉन्स्पिरेसी जब तक कंटिन्यू रहती है तब तक वो लोग जो भी कुछ कहेंगे, करेंगे, वो सारी चीजें एक दूसरे के अगेंस्ट में रेलिवेंट होंगी। तो ध्यान रखना जब तक कॉन्स्पिरेसी कंटिन्यू रहती है तब तक। यहाँ पर प्राइमा फेसाई एविडेंस होना चाहिए कॉन्स्पिरेसी का, इसको ध्यान रखना चाहिए। देयर मस्ट बी अ प्राइमा फेसाई एविडेंस रिगार्डिंग द कॉन्स्पिरेसी, एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी, इसको ध्यान रखना, ठीक है। ओके और यहाँ पर क्यों ये एक दूसरे के अगेंस्ट अप्लाई करते हैं, बिकॉज ड्यू टू द थ्योरी ऑफ एजेंसी। अगर आप लोग इस पर केस भी लिखना चाहो तो आप देख सकते हो, सरदुल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस है, सरदुल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1957। इसमें कहा थ्योरी ऑफ एजेंसी लगती है, वन पर्सन इज एक्टिंग लाइक द एजेंट ऑफ अदर ना, तो इसको आप ध्यान रख। उस इसके बाद इस पर लीडिंग केस पूछा जाता है, इसमें मिर्जा अकबर वर्सेस एम्परर, मिर्जा अकबर वर्सेस एम्परर का केस है, ये लीडिंग केस है। और नलिनी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ये दोनों केस लीडिंग है, ठीक है, इस पे मेंस में भी आता है, तो खैर अभी आप ध्यान रखना मिर्जा अकबर वर्सेस एम्परर आएगा तो ये कॉन्स्पिरेसी पर सेक्शन 10 पर रेलिवेंट केस है। देन आप आ जाओ सेक्शन 11 पर। ये अगर आपसे पूछा जाए प्ली ऑफ एलिबी किस सेक्शन में, बताओगे जल्दी से, सेक्शन 11 में है प्ली ऑफ एलिबी। अब देखो यहाँ पर भी प्ली ऑफ एलिबी टर्म का इस्तेमाल नहीं है, लेकिन फिर भी सेक्शन 11 को प्ली ऑफ एलबी के नाम से जाना जाता है, तो आप याद रखना प्ली ऑफ एलबी ये एक तरीके का एक रेजिडुअरी क्लॉज है। पूरे इंडियन एविडेंस एक्ट में जो भी चीज कहीं रेलिवेंट नहीं होती है ना, वो हो सकता है सेक्शन 11 में रेलिवेंट हो जाए। तो प्ली ऑफ एलबी ये सेक्शन 11 है। अब ये सेक्शन 11 क्या कहता है, आपके पास कोई भी फैक्ट, मान लीजिए कोई भी फैक्ट है जो फैक्ट इन इशू के इनकंसिस्टेंट है, मतलब फैक्ट इन इशू कहता है कि ना ए ने बी का मर्डर किया है, फैक्ट इन इशू कहता है ए ने बी का मर्डर किया और इस डेट को इस प्लेस पर किया है। ए अगर ये साबित कर दे कि यार मैं तो उस डेट को यहाँ पर था ही नहीं, मैं तो दूसरी कंट्री में था, तो ये बिल्कुल चांस ही नहीं है कि मैं यहाँ पर आ जाऊंगी, ये देखिए सीसीटीवी फुटेज, ये मेरी वीडियो देखिए, मैं उस जगह पर मौजूद था, तो ये बिल्कुल इनकंसिस्टेंट है कि आपने मर्डर किया हो, इट बिकम्स रेलिवेंट अंडर सेक्शन 11, ठीक है। तो आपको सेक्शन 11 में ध्यान रखना, एक रेजिडुअरी क्लॉज है, ये प्ली ऑफ एलिबी की बात करता है। और एक कोई भी चीज इनकंसिस्टेंट है फैक्ट इन इशू के बिल्कुल, या रेलिवेंट फैक्ट के, तो वो सेक्शन 11 में रेलिवेंट बन जाती है। कोई भी चीज, कोई भी ऐसा फैक्ट जो फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट की एग्जिस्टेंस को या तो प्रोबेबल बना दे या तो इम्प्रोबेबल बना दे, मतलब वो फैक्ट से या तो लगे कि हाँ ये काम हुआ है या लगे कि ये काम नहीं हुआ है, वो सारे फैक्ट, मतलब कोई फैक्ट ये दिखाएं कि ये काम हुआ है या ये काम नहीं हुआ है, आप तो बड़ी दूर थे, कर ही नहीं सकते आप, सेक्शन 11 में रेलिवेंट हो, आप तो वहीं मौजूद थे तो आपने ये काम किया ही होगा, प्रोबेबल बना रहे हैं, सेक्शन 11 में रेलिवेंट हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। इस पर लीडिंग केस है दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, पूछा जाता है, याद रखना, दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी।
प्ली ऑफ एलिबी इस केस में कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई प्ली ऑफ एलिबी को कोर्ट को बहुत कॉशियसली एग्जामिन करना चाहिए, क्योंकि इट विल गिव कंप्लीट डिफेंस टू द पार्टी अक्यूज्ड। अगर अक्यूज प्रूव कर देना एक बार प्ली ऑफ एलिबी, तो ये कंप्लीट डिफेंस दिला देगा अक्यूज को। तो इसमें कोर्ट ने कहा था जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, अगर वो कह दे हाँ ये तो मेरे साथ था, आप इस पे विश्वास मत करिए, कॉशियसली इसको जुडिशियल माइंड अप्लाई करिए और इसको बहुत बारीकी से एग्जामिन करिए, बिकॉज अदरवाइज ये कंप्लीट डिफेंस दिला के ले जाएगा उनको। तो इसके इलस्ट्रेशन भी देख लेना आप लोग एक बार BR से, भी समझ आ जाएंगे आप लोग को। ये प्ली ऑफ एलिबी सेक्शन 12 पर आइए। सेक्शन 12 कहता है जब भी कोर्ट को ना डैमेज फिक्स करना, जैसे कई बार कोर्ट लगाती है ना इतने डैमेज आपको देने हैं, तो जब भी कोर्ट को डैमेज फिक्स करना हो, हर वो फैक्ट जो कोर्ट की हेल्प करे डैमेज के अमाउंट को असरटेन करने में, कि मैं 10,000 का डैमेज दूं, 50,000 का दूं, 10 लाख का दूं, 50 लाख का दूं, हर वो चीज जो कोर्ट की मदद करेगी डैमेज फिक्स करने में, ये क्या होगी, पार्टीज की फाइनेंशियल पोजीशन, रॉन्ग डूअर कितना नेग्लिजेंट था, तो देयर आर सो मेनी फैक्टर जो हेल्प करेंगे, वो सारे फैक्टर रेलिवेंट होंगे सेक्शन 12 में। देन आइए सेक्शन 13 पर। सेक्शन 13 कहता है कि जब भी किसी राइट या किसी कस्टम को लेकर कोर्ट में डिस्प्यूट है कि क्या ये राइट है, क्या ये कस्टम है, किसी फैमिली में ये राइट है, क्या ये कस्टम है, ठीक है, तो जब भी ऐसे किसी राइट या कस्टम, चाहे वो इन जनरल हो, तो हर वो ट्रांजेक्शन, कोई भी पुरानी ट्रांजेक्शन हो सकती है जिसमें उस राइट और कस्टम को किसी ने क्लेम किया था, कहीं क्रिएट किया था, मॉडिफाई किया था, रिकॉग्नाइज किया था, कोई बहुत पुराना कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है ना, तो या कोई पर्टिकुलर इंस्टांस हो सकती है, जो मतलब कोई फैमिली का मेंबर हो सकता है जिसको उस कस्टम के बारे में, वो इस इलाके का कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो सकता है जिसको उस कस्टम के बारे में पता हो, जिसने उस राइट कस्टम क्लेम को रिकॉग्नाइज किया हो, एक्सरसाइज किया हो, वो सारी चीज रेलिवेंट। भाई कोर्ट के सामने ये प्रॉब्लम है, जैसे आप फैमिली लॉज में देखोगे, आप कहते हैं ना कि अदरवाइज कस्टम अलाउड टू, जैसे कुछ प्रोहिबिटेड मैरिज है, सपिंडास मैरिज है, ये अलाउड नहीं होती है अदर, लेकिन कस्टम अलाउ करे तो वो वैलिड होती है। आप कहोगे भाई मेरे यहाँ तो ये कस्टम है, आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा, कैसे प्रूफ करोगे, तो कोर्ट में प्रूफ आप जब करोगे ना कस्टम को, तो हर वो चीज रेलिवेंट होगी कोर्ट के सामने जिसमें कभी ऐसे कस्टम को यूज किया है, क्रिएट किया है, मॉडिफाई किया है, रिकॉग्नाइज किया है, किसी व्यक्ति ने उसको इस्तेमाल, तो आप कैसे भी करके आप दिखा रहे हो कि हाँ भाई ये कस्टम था मेरे यहाँ, तो वो चीज सेक्शन 13 कहता है रेलिवेंट होगा। सेक्शन 14 तो भाई एकदम रट के जाना, आपके पास कटता ही टाइम नहीं है तब भी सेक्शन 14 के लिए टाइम निकाल के जाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। सेक्शन 14 आप चाहे कभी मेंस में जाओगे, कभी इंटरव्यू में जाओगे, कभी पीटी में जाओगे, सेक्शन 14 को छोड़ के नहीं जाओगे। और ज्यादातर बच्चे सेक्शन 14 छोड़ देते हैं क्योंकि बहुत इलस्ट्रेशन है, कौन पढ़े यार, नहीं आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आएगा। आप सेक्शन 14 कहता क्या है, ये कहता है अगर कोई फैक्ट है जो स्टेट ऑफ माइंड को रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेट ऑफ माइंड को बताते हैं, स्टेट ऑफ माइंड को या बॉडी को या बॉडीली फीलिंग को। स्टेट ऑफ माइंड क्या होते हैं, आपकी इंटेंशन बहुत अच्छी है, आपकी इंटेंशन बहुत बुरी है, आपकी इल विल है, आपकी आप नेग्लिजेंट थे कोई काम करते टाइम, तो इनको पकड़ कर रखना सबसे आसान तरीका है पीटी में। सेक्शन 14 के इलस्ट्रेशन में ना ये स्टेट ऑफ माइंड जरूर रहते हैं। अब आप इस चीज को ना मेरे क्लास के बाद एक बार चेक करना, या वीडियो को पॉज करो और अभी देखो, आप जो सेक्शन 14 के इलस्ट्रेशन देखोगे, आप देखोगे किसी इलस्ट्रेशन में इंटेंशन लिखा होगा, कहीं नॉलेज न्यू KNEW नॉलेज लिखा होगा न्यू, कहीं नेग्लिजेंट लिखा होगा, कहीं इंटेंशन लिखा होगा, कहीं गुड फेथ लिखा होगा, कहीं नोइंगली लिखा होगा, तो कहीं इंटेंट लिखा होगा, तो ये चीजें खुद दिखा रही हैं कि स्टेट ऑफ माइंड को, ठीक है। तो जहां भी कोई भी फैक्ट है जो आपके स्टेट ऑफ माइंड को, इंटेंशन, नॉलेज, गुडविल, इलविल टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर पर्सन, तो वो सारी चीजें रेलिवेंट होती हैं सेक्शन 14, ठीक है जी, इसको आपको ध्यान रखना है। बॉडली फीलिंग को अगर है तो वो भी सेक्शन 14 में रेलिवेंट होता है, इसको आप याद रखना। एक तो ये चीज, तो आप सारे इंटेंशन, सारे आपको इलस्ट्रेशन आप एक बार चेक करना, ठीक है, आप सारे चेक करना, कहीं आपको दिखेगा एक जैसे एक के ऊपर है चार्ज की, क्या उसने चोरी, क्या उसने नोइंगली कोई स्टोलन गुड्स को रखा है, ये प्रूव हो जाता है कि उसके पोजीशन में बहुत सारे ऐसे गुड्स हैं, इट शोज दैट कि उसको नॉलेज है कि ये गुड्स स्टोलन है, तो नॉलेज टर्म आ रहा है इलस्ट्रेशन में, मतलब ये सेक्शन 14 में रेलिवेंट है, ध्यान रखना इसको। इसके बाद यहाँ से एक जबरदस्त क्वेश्चन आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को लेकर, एक्सप्लेनेशन पर ध्यान रखना, एक्सप्लेनेशन 1 और एक्सप्लेनेशन 2। देखिए जब भी कभी आपको स्टेट ऑफ माइंड इस पर क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन 14 के लास्ट के इलस्ट्रेशंस देखना है, मैंने कुछ करके हैं वो देख लेना एक बार। ये कहता है जब भी आप किसी व्यक्ति के स्टेट को आप कोर्ट में प्रूव करना चाहो, कि जैसे आप कह रहे हो ना कि मिस्टर ए ने बी का मर्डर किया, तो आप प्रूफ करोगे कि मिस्टर ए की इंटेंशन थी या नॉलेज थी, वही 299 यही कहता है, आप इंटेंशन या नॉलेज को प्रूफ करोगे।
जब भी आप इंटेंशन और नॉलेज को प्रूव करोगे, दैट इंटेंशन और नॉलेज मस्ट बी रिलेटेड टू दैट स्पेसिफिक पर्सन, ये एक्सप्लेनेशन 1 कहता है। वो स्पेसिफिक पर्सन से रिलेटेड होनी चाहिए। जनरल स्टेट ऑफ माइंड आप कभी प्रूव नहीं करोगे, वो 14 में रेलिवेंट नहीं होती है। इसको एकदम गांठ बांध लो, इसके क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप ये नहीं कह सकते कि मिस्टर ए ने बहुत लोगों को मारा है तो इसको भी मारा होगा, बी को भी मारा होगा। आप ये नहीं कह सकते कि मिस्टर ए का डॉग बहुत फेरोशियस है, बहुत लोगों को काटा होगा तो इसको भी काटा होगा। इन जनरल आप नहीं कह सकते, बिकॉज दैट इंटेंशन, जो स्टेट ऑफ माइंड है, इट मस्ट बी स्पेसिफिकली प्रूव्ड बाय द पार्टीज बिफोर द कोर्ट। तो इसको आप याद रखना। इसके लास्ट इलस्ट्रेशन मेरी पीटी में बिल्कुल पूछा जाता है। जनरल स्टेट ऑफ माइंड रेलिवेंट नहीं है, पर्टिकुलर होता है। ठीक है, तो पर्टिकुलर अगर आपने उनसे कंप्लेंट कर दी थी तो फिर वो पर्टिकुलर हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा सेक्शन 14 में। और सेक्शन 14 के आप क्या करना है, प्रीवियस कमीशन, ये भी आप देख सकते हो। एक्सप्लेनेशन 2 कि किसी भी ऑफेंस में जहां पर प्रीवियस कन्विक्शन जो है, प्रीवियस कमीशन है, वो रेलिवेंट हो, तो आपके लिए प्रीवियस कन्विक्शन रेलिवेंट फैक्ट होता है। अब ये प्रीवियस कमीशन कब रेलिवेंट होता है, जैसे कभी भी ना इनहांस करना होता है पनिशमेंट को। जैसे कई बार रिपीट ऑफेंडर्स होते हैं, तो दोबारा पनिशमेंट जब दोगे तो पनिशमेंट बढ़ा के होता है, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि पहले कन्विक्ट हो चुका है। तो जहां भी प्रीवियस कमीशन रेलिवेंट वहां पर है, तो प्रीवियस कन्विक्शन रेलिवेंट फैक्ट होता है सेक्शन 14 में। इसको भी ध्यान रखना। इट्स सेक्शन 14। अब और सेक्शन 15 पर, जैसे सेक्शन 15 के केवल 2 कीवर्ड आप पकड़ के रखना, एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। अगर कोर्ट के सामने कभी भी ऐसी क्वेश्चन आ जाए कि ये काम एक्सीडेंटल हो गया, ये किसी ने इंटेंशनली किया है, जैसे घर में आग एक्सीडेंटल लग गई या किसी ने लगाई है जानबूझकर, तो कोर्ट वहां पर क्या करेगा कि प्रोवाइड दैट देयर इज अ क्वेश्चन कि वो चीज एक्सीडेंटल है या इंटेंशनल है, पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन के साथ की है, तो फैक्ट दैट सच एक्ट फॉर्म पार्ट ऑफ सीरीज ऑफ सिमिलर अकरेंस, वो चीज रेलिवेंट होगी। मतलब सिमिलर अकरेंस में और भी ऐसे काम हुए हैं, लाइक मिस्टर ए के कई सारे घर हैं, उन्होंने अपने सारे घरों को अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी में इंश्योर करा रखा है। एक एक करके सारे घरों में आग लगती है और सारे घरों से वो, मतलब आग लगने की वजह से सारे इंश्योरेंस कंपनी से वो कॉम्पनसेशन क्लेम करते हैं, क्योंकि सारे घर इंश्योर्ड होते हैं। तो अब क्योंकि सारे घरों में, तो ये कहीं ना कहीं दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि ये चीज एक्सीडेंटल इनके घरों में हो रही है या ये इंटेंशनल पैसे वसूल करने के लिए आग लगा रहे हैं, ये एक्सीडेंटल है या इंटेंशनल है। तो जितने भी घरों में आग लगी, एक सीरीज में जितने भी एक्ट हुए, वो सारी चीजें आपकी रेलिवेंट होंगी सेक्शन 15 में। तो इसके कीवर्ड एक्सीडेंटल और इंटेंशनल पकड़ के रखना। इसके बाद सेक्शन 16 पर आइए। आप लोग सेक्शन 16 पर आइए, इसके भी कीवर्ड पकड़ के रखना। ये कहते हैं जब भी कोर्ट के सामने एक क्वेश्चन हो कि क्या कोई भी चीज हुई है, existence of course of witness when relevant, ये कहते हैं when there is a question whether a particular act was done, क्या कोई particular act हुआ है या नहीं हुआ है। The existence of any course of witness, मतलब आपके पास इस बात के सबूत हैं कि बाकी काम हो गए हैं, तो मतलब ये भी हो गया है। इसको देखो इलस्ट्रेशन से समझाती हूँ। जैसे आप एग्जाम देने जाते हो, हाँ, 9:30 बजे आपका एग्जाम है, आपको पेपर मिलेगा, सारे बच्चों को पेपर दिया गया है, तो ये माना जाएगा कि अंदर बैठे उस बच्चे को भी पेपर दिया गया होगा, जो आपका रिलेटिव है, जिसके बारे में आप कंसर्न। एक सीरीज में, एक ट्रांजेक्शन में काम हुआ है, तो ये है कि कोर्ट ये रेलिवेंट है कि वो चीज हुई होगी। आपने किसी जगह लेटर डिस्पैच किए हैं, सारे लेटर चले गए, मतलब आपका लेटर भी गया होगा, तो नेचुरली वो भी हुआ होगा। ये रेलिवेंट है सेक्शन 16 में, इसको याद रखना। सेक्शन 17 एडमिशन को डिफाइन किया, ध्यान रखना। एडमिशन क्या होता है आपको पता है ना। मैंने एडमिट किया कोई भी चीज कि हाँ ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा स्टूडेंट है, उसकी फीस आ गई, इसकी फीस नहीं आई, ये एडमिशन। एडमिशन मतलब किसी भी एडमिशन आप ओरल भी कर सकते हो, जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं लिख कर भी कर सकती हूँ। तो एडमिशन ओरल हो सकता है, एडमिशन इन राइटिंग हो सकता है। एडमिशन में क्या होता है, एक व्यक्ति, इट्स एक्नॉलेजमेंट ऑफ फैक्ट, आप किसी फैक्ट को एक्नॉलेज करते हो, ये एडमिशन है। एडमिशन को 17 में डिफाइन किया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, और एडमिशन की एविडेंशियल वैल्यू बढ़िया होती है। इसके बाद 18 पे आइए, कौन कौन व्यक्तियों के एडमिशन केस में रेलिवेंट होंगे। तो इसमें देखो आपके 5 तरह के लोगों के जिक्र किया गया है सेक्शन 18 में, जिनके एविडेंस एडमिशन जो है वो रेलिवेंट होंगे। मतलब आप प्रूव कर सकते हैं कौन, जो पार्टीज है सूट की, मतलब प्लेंटिफ है, डिफेंडेंट है, ये जो पार्टीज है सूट की, इन्होंने अगर कोई चीज को एडमिट किया है ना, तो आप कोर्ट में इनको प्रूव कर सकते हो। ध्यान रखना, पीटी के लिए इन 5 लोगों को लिख लो, पार्टीज या उनके एजेंट ने जो एडमिट किया है, उनको आप प्रूव कर सकते हो। पार्टीज, दे आर एजेंट, और बाय सूटर इन रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर। अगर किसी ने सूट किया और वो रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर में किया है, और वो रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर में रहते हुए उसने उस किसी फैक्ट को एडमिट किया, और वो फैक्ट डेफिनेटली उस केस से रिलेटेड है, तो ये एडमिशन रेलिवेंट होगा। तो मतलब पार्टी का एडमिशन रेलिवेंट, पार्टी ने कोई चीज एडमिट की कि हाँ हाँ
प्लेंटिफ ने कहा कि भैया इनको 10,000 रुपए देना है, डिफेंडेंट कहता है मैं एडमिट करता हूँ कि मुझे 10,000 रुपए देना है, या मैं एडमिट करता हूँ कि 5,000 देना है, तो आपने पार्टली एडमिट किया, तो ये एडमिशन कोर्ट में साबित किया जा सकता है। या आप उन्होंने नहीं किया लेकिन उनके एजेंट ने एडमिट किया, उसको साबित कर सकते हो। कोई रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में और उसने एडमिट किया, आप उसको भी प्रूव कर सकते हो। इसके अलावा दो और लोग हैं जो पार्टी तो नहीं है उस केस में, लेकिन वो केस में कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड होते हैं। पार्टी इंटरेस्टेड इन दिस सब्जेक्ट मैटर, ये सूट की पार्टी नहीं है ना, ये प्लेंटिफ है ना डिफेंडेंट है ना पिटिशनर है रेस्पोंडेंट है, लेकिन इसका उस केस में इंटरेस्ट है, कोई भी पिक्यूनरी इंटरेस्ट वो रखता है उस केस में, है ना। वो प्रॉपर्टी उसके पास मॉर्गेज है तो वो मॉर्गेज ही हो सकता है। तो अगर उसका उसमें इंटरेस्ट है, ऐसे व्यक्ति का एडमिशन भी रेलिवेंट होगा। और लास्ट कहता है पर्सन हुम इंटरेस्ट डिराइव, आपने अगर किसी से इंटरेस्ट डिराइव किया है, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी आपने उससे प्रॉपर्टी ली है या आपको मिली है वो प्रॉपर्टी, ठीक है, एक मिनट रुकिए, एक सेकंड होल्ड। तो आपने वो चीज जिससे भी डिराइव किया है उस प्रॉपर्टी में, आपने जहां से भी इंटरेस्ट लिया है, वो चीज भी 18 में, तो 18 में 5 लोग का एडमिशन रेलिवेंट है, इसको ध्यान रखना। ये 5 लोग, सॉरी 5 लोग, अगर मैंने कुछ और बोल दिया हो तो 5 पर्सन के एडमिशन रेलिवेंट है, ये सेक्शन 18 कहता है। उसके बाद 19 आई, अभी हम बताएंगे एडमिशन पर कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं, उसको मैं भी बताऊंगी। 19 देख लो, 19 कहता है एडमिशन बाय पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी, इस पर आपका इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन आएगा, इसलिए ज्यादा चक्कर में मत पड़ो। फिलहाल सेक्शन 19 बात करता है कि जो व्यक्ति अंडर लाइबिलिटी होता है ना, उसके एडमिशन भी रेलिवेंट होता है। अंडर लाइबिलिटी क्या, इससे इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका इलस्ट्रेशन, जैसे ये एक मकान मालिक है, उसके ना कई सारे किराएदार हैं पूरे शहर में, बहुत बड़ा आदमी है, बड़े सारे उसने प्रॉपर्टी रेंट पर उठाई हुई है। अब वो सारे तो रेंट कलेक्ट करेगा नहीं, उसने अपना एक एजेंट रखा हुआ है। तो अब एजेंट ने एक पर्टिकुलर टेनेंट का रेंट नहीं दिया, या उस टेनेंट ने नहीं दिया, ये क्वेश्चन है कि एजेंट ने नहीं दिया क्योंकि एक टेनेंट का मेरे पास रेंट नहीं आ रहा है 2-3 महीनों से, तो कौन अंडर लाइबिलिटी है, टेनेंट अंडर लाइबिलिटी, कि उसको पेमेंट करना है। अगर टेनेंट कहे कि मैंने पेमेंट कर दिया है या मेरा तो कोई पेमेंट ड्यू ही नहीं है, ये चीज रेलिवेंट होगी बिकॉज ही इज अंडर लाइबिलिटी, इलस्ट्रेशन आ सकता है सेक्शन 19 में, ध्यान रखना। सेक्शन 20 में, सेक्शन 20 कहता है ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया गया एडमिशन जिसको पार्टीज ने रेफर किया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ना कोई डॉग खरीदी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे जर्मन शेफर्ड खरीदना है, ओके, तो अब जर्मन शेफर्ड, अब मुझे देखना है कि ये डबल कोट है, सिंगल कोट है, मतलब वो प्योर ब्रीड है या नहीं, मुझे तो नहीं पता, ठीक। तो मैंने उससे कहा कि भैया ये डॉग प्योर तो है ना, प्योर ब्रीड है। वो कहता है देखिए सामने डॉक्टर साहब बैठे हैं, आप उनसे पूछ लीजिए। डॉक्टर साहब कहते हैं एकदम। अब ये डॉक्टर साहब की जो ओपिनियन है ना, ये सेक्शन 20 में रेलिवेंट होगी। कहते हैं स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन टू हुम अ पार्टी टू द सूट हैज एक्सप्रेसली रेफर्ड। अब कल को वो डॉग प्योर नहीं निकलता, गड़बड़ निकलता है, मैंने आपको 25,000 दिए, मैंने लॉ इन्वेस्टिव खरीदा 75,000 दिए, और वो तो प्योर नहीं निकला, मेरे तो 75,000 रुपए गए ना, मैं क्या करूं। तो अब पार्टी मैंने सामने वाले ब्रोकर से लिया था, एजेंट से लिया, उसने रेफर किया डॉक्टर को, तो डॉक्टर की जो स्टेटमेंट है वो सेक्शन 20 में रेलिवेंट हो गया। ओके, ये थर्ड पर्सन है, ये पार्टी नहीं है। मेरे और किसी मिस्टर बी के बीच में बात हुई थी, उन्होंने मुझे डॉग दिया था, लेकिन डॉक्टर को उसने रेफर किया था पार्टी ने, तो डॉक्टर की ओपिनियन भी रेलिवेंट होगी। सेम इलस्ट्रेशन है, बस डॉग की जगह उन्होंने हॉर्स का टर्म इस्तेमाल किया है, तो इस इलस्ट्रेशन को देख लेना, एज इट इज इलस्ट्रेशन आपके एग्जाम में आ सकता है सेक्शन 20। अब ठीक, ये आपका हुआ एडमिशन। अब एडमिशन पार्टीज कर सकती है, ये 5 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये हो गया, देन आइए सेक्शन 21 पर। देखिए एडमिशन दो तरह के होते हैं, एक तो मैं एडमिशन, देखिए एडमिशन दो तरह के होंगे, एक तो होंगे जो आप अपने फेवर में एडमिशन करोगे, इसको बोलते हैं सेल्फ फेवरिंग एडमिशन, और एक होते हैं सेल्फ हार्मिंग एडमिशन जो आपके अगेंस्ट में जाते हैं। जो सेल्फ हार्मिंग एडमिशन होते हैं वो हमेशा इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लाइक मैंने मिस्टर बी के अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट किया, तो बी हमेशा ये एडमिट नहीं करते घूमेगा, अगर रिकवरी ऑफ मनी के लिए किया कि मैंने पैसे नहीं लिए, मैंने पैसे नहीं लिए, मेरा कोई ड्यू नहीं है, वो तो फायदा करेगा। इसको बोलते हैं सेल्फ सर्विंग एडमिशंस, ठीक है, जो आपके फायदे में जा रहे हैं उसको सेल्फ सर्विंग बोलते हैं। और कभी गलती से उसने बोल दिया होगा किसी को कि हाँ यार मैम के इतने पैसे देने हैं, ये उसके अगेंस्ट में जाएगा ट्रायल में, इसको बोलेंगे सेल्फ हार्मिंग एडमिशन। सेल्फ हार्मिंग एडमिशन हमेशा प्रूफ किए जा सकते हैं, और सेल्फ सर्विंग एडमिशन केवल तभी प्रूफ किए जा सकते हैं जब सेक्शन 21 के 3 क्लॉजेज में आए, इसको आप ध्यान रखना, ठीक। सेल्फ सर्विंग जो उसके फायदे में जाएगा ट्रायल में, उसको सेल्फ सर्विंग या सेल्फ फेवरिंग कहेंगे, जो उसके अगेंस्ट में जाएगा उसको सेल्फ हार्मिंग बोलेंगे, आप प्लीज इसको याद रखिएगा। अब सेल्फ फेवरिंग के 3
अब आपसे पूछा जाए ऑल एडमिशंस, तो आप बोलिएगा यस ऑल एडमिशंस आर रेलिवेंट, हर एडमिशन रेलिवेंट होता है, बट सेल्फ serving admissions are allowed to be proved only if it comes under any of the clause of section 21। अगर आपको नहीं समझ आया वापस से रिवाइज करो, क्योंकि मैं बार बार रिपीट करूंगी तो बहुत लेट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई भी एडमिशन जो खुद के हित में जा रही है वो 21 की तीनों में से किसी क्लॉज में आती है ना, तभी आप प्रूव कर सकते हो, लेकिन जो सेल्फ फार्मिंग एडमिशन है वो आप हमेशा प्रूव कर सकते हो। अब सेक्शन 21 के 3 क्लॉज क्या है? पहला क्लॉज है अगर जो अपने फेवर का एडमिशन दे रहा है, आप ये चेक करो अगर वो मर गया होता, मतलब या सेक्शन 32 के किसी भी क्लॉज में वो मैटर आ रहा होता, रेलिवेंट होता, तो वो यहाँ रेलिवेंट हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर वो सेल्फ फेवरिंग एडमिशन है, लेकिन वो एडमिशन ऐसा है कि जो वो बोल रहा है और जो उसका कंडक्ट है, ठीक है, जो बोल रहा है जो कंडक्ट है उसका कंडक्ट ऐसा है जो दिखा रहा है कि वो झूठ नहीं बोल रहा है, ठीक है, तो वो रेलिवेंट हो जाएगा। तीसरा क्लॉज कहता है अगर वो उसके फेवर का एडमिशन किसी भी 6 से लेकर 65 के बीच में कहीं भी फॉल कर रहा है, कहीं भी रेलिवेंट है, 55 के बीच में कहीं भी रेलिवेंट है, तो वो वहां भी रेलिवेंट हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है। 21। अब इसके बाद आप आइए, नेक्स्ट आप आओ सेक्शन 21 के बाद आप 22 पर आइए। 22 से क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। 22 बात करता है व्हेन ओरल एविडेंस एज टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट रेलिवेंट। देखिए नॉर्मली क्या है, कंटेंट पर आप ओरल एविडेंस तो दे नहीं सकते हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब भी कोई भी चीज किसी डॉक्यूमेंट में है उस पर ओरल एविडेंस आप कभी नहीं दे सकते, आपको डॉक्यूमेंट ही प्रूव करना पड़ता है। लेकिन केवल 2 सिचुएशन ये पीटी में पूछी जा सकती हैं। अगर वो डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस इन क्वेश्चन है कि भाई ये डॉक्यूमेंट ही फेक है, फ्रॉड है, तो जब जेन्युइननेस इज इन क्वेश्चन, जेन्युइननेस इन क्वेश्चन है और वो प्रूव कर दे कि हाँ मैं सेकेंडरी एविडेंस सेक्शन 65 में दे सकता हूँ, ये 2 चीजें अगर आप प्रूव कर देते हो ना, तो वैसे सिचुएशन में आप डॉक्यूमेंट पर भी ओरल एविडेंस दे सकते हो, ठीक है। ये 22 है। 22A आप याद रखना, पूछा जा सकता है अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, आप नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर भी ओरल एविडेंस नहीं दे सकते हो, आपको वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का डॉक्यूमेंट ही इन राइटिंग प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये प्रूव कर दो ना कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ही जेन्युइन नहीं है, फोर्ज है, फेक है, तो आप उस पर ओरल एविडेंस दे सकते हो। सेक्शन 23 बात करता है एडमिशन इन सिविल केसेस। सिविल केसेस में एडमिशन कब रेलिवेंट होता है? देखिए अगर किसी व्यक्ति ने कुछ एडमिट किया सिविल केस में, लेकिन ये कंडीशन लगा दी, ठीक है, इस एक्सप्रेस कंडीशन पे कि भाई मैं तुम्हारे सामने एडमिट तो कर रहा हूँ लेकिन आप प्लीज इसको किसी को बोलना नहीं, मैं एडमिट तो कर ले रहा हूँ कि मुझे इतना पैसा देना है लेकिन आप किसी को बोलोगे नहीं, तो अगर किसी ने एडमिट किया एक्सप्रेस कंडीशन पे कि आप इसको डिस्क्लोज नहीं करोगे, तो फिर वो आप उसको नहीं प्रूव कर सकते हो, इसको ध्यान रखिएगा। नो एडमिशन इज रेलिवेंट, तो वो एडमिशन रेलिवेंट होगा ही नहीं अगर वो इस एक्सप्रेस कंडीशन में किसका इस्तेमाल नहीं, ठीक है। लेकिन ये बात करता है, इसमें एक्सप्लेनेशन है कि 126 पर अप्लाई नहीं होगा। 126 बात करता है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की, ठीक, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की, जैसे एडवोकेट और क्लाइंट के बीच में जो भी बात होती है वो एडवोकेट क्लाइंट की बात को डिस्क्लोज नहीं कर सकता है। लेकिन अगर एडवोकेट को ये पता चले ना कि मेरा जो क्लाइंट है वो कोई ऑफेंस कमिट करने जा रहा है, तो वो उसको डिस्क्लोज कर सकता है, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन बात इसकी कर रहा है। सेक्शन 24 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कन्फेशन इररेलेवेंट होती है, एकदम इसको रट लो, पीटी में पूछा जाता है। सेक्शन 24 में कन्फेशन बिल्कुल इररेलेवेंट होती है। अब ये क्या है, देखो कन्फेशन होता क्या है, एडमिशन में भी आप किसी फैक्ट को एक्नॉलेज करते हो कि हाँ मैंने इससे इतने पैसे लिए हैं, हाँ मैंने इससे इतना कॉन्ट्रैक्ट किया है, हाँ मुझे इनकी फीस देनी है, ये एडमिशन। लेकिन जब आप किसी अपराध को स्वीकार करते हो, जब आप किसी फैक्ट को एडमिट कर रहे हो और आप उस फैक्ट को एडमिट करने में किसी ऑफेंस कमिट करने का एडमिशन कर रहे हो, तो उसको कन्फेशन करते हैं। इट इज द एडमिशन ऑफ ऑफेंस, कि आपने कोई ऑफेंस कमिट किया है, तो उसको हम कन्फेशन कहते हैं। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति किसी धमकी में, किसी दबाव में, किसी प्रॉमिस में जब कोई कन्फेशन करता है, तो वो कन्फेशन इररेलेवेंट होती है, उसको कोर्ट के सामने प्रूव नहीं किया जा सकता है। प्लीज इसको याद रखिएगा। सेक्शन 24, सेक्शन 24 ये बात करता है अगर कभी भी एडमिशन को थ्रेट इंड्यूसमेंट प्रॉमिस में किया गया है तो वो इररेलेवेंट होगी। ध्यान रखना, इररेलेवेंट टर्म इस्तेमाल किया है। और अगर ये थ्रेट इंड्यूसमेंट प्रॉमिस मस्ट कम फ्रॉम पर्सन इन अथॉरिटी, ये भी पूछा जाता है किससे आना चाहिए, उस व्यक्ति से आना चाहिए जो उस प्रोसीडिंग को अफेक्ट कर सकता हो। पर्सन इन अथॉरिटी, पर्सन इन अथॉरिटी कौन कौन हो सकते हैं, लाइक पुलिस ऑफिसर हो सकता है, कांस्टेबल हो सकता है, मैजिस्ट्रेट भी हो सकता है, जो अफेक्ट करते हो। दूसरी चीज, ये थ्रेट इंड्यूसमेंट प्रॉमिस जो होता है वो उस केस से रिलेटेड होना चाहिए। लाइक आप कहो कि अगर तुमने कन्फेस नहीं किया, तुमने ये स्वीकार नहीं किया कि तुम ही ने अपराध किया है, तो तुम्हें फांसी पर लटकवा देंगे, तुम्हें जेल में बंद कर देंगे, मतलब तुम्हें फांसी लटका देंगे, तुम्हें 3rd डिग्री टॉर्चर करेंगे, ठीक है। अगर तुम ये कन्फेस कर लोगे तो तुम्हें हम जेल ही नहीं होने देंगे, तुम्हें सारी सजाओं से माफ करा देंगे। ये सब प्रॉमिस चार्ज से रिलेटेड है कि आपका पनिशमेंट बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, छूट जाओगे, फांसी चढ़ जाओगे, ये सारी चीजें चार्ज से रिलेटेड है।
और अगर उसके डर में आकर उसने कन्फेस किया है तो वो कन्फेशन इररिलेवेंट होगा। लेकिन अगर किसी ने कन्फेशन थ्रेट इंड्यूसमेंट प्रॉमिस में किया और वो थ्रेट इंड्यूसमेंट प्रॉमिस चार्ज से रिलेटेड नहीं है बल्कि किसी रिलीजियस मैटर से रिलेटेड है कि अरे यार इतना गंभीर अपराध किया, अब तुम स्वीकार कर लो और तुम्हें ईश्वर माफ करेगा, तुम स्वर्ग में जाओगे, तुम्हारे बच्चों को अच्छा जीवन मिलेगा, मतलब कुछ तो नैतिकता रखो, इस तरीके की जो बातें करेंगे तो कन्फेशन रेलिवेंट होगा, क्योंकि ये जो प्रॉमिस है वो चार्ज से रिलेटेड नहीं है बल्कि ये तो रिलीजियस बात है या मॉरलिटी या एथिक्स से रिलेटेड है, तो इसका कोई फर्क 24 पर नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रखना दैट इंड्यूसमेंट थ्रेट प्रॉमिस मस्ट बी रिलेटेड टू चार्ज और ये थ्रेट इंड्यूसमेंट प्रॉमिस मस्ट कम थ्रू पर्सन इन अथॉरिटी, इसको ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये हो गया आपका सेक्शन 24। देन आपको ध्यान, आप इस पर कुछ कुछ एक दो चीजें हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप उसको ध्यान रखना। एक दो केस लॉ है, लाइक आप केस का नाम याद रखना, पकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर, पकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर, पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये अब पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, यहाँ पर दो तरीके की बात की गई। देखिए दो तरह के स्टेटमेंट होते हैं, एक होता है इनकल्पेटरी स्टेटमेंट और एक होता है एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट। जब कोई व्यक्ति कुछ कन्फेस कर रहा है और कन्फेशन में वो कुछ बातें तो कह रहा है जो उसके अगेंस्ट यूज हो सकती हैं और कुछ बातें ऐसी कह रहा है जो उसके फेवर में जाएंगी। इनकल्पेटरी स्टेटमेंट वो होते हैं जो उसके अगेंस्ट जाएंगी, वो जो कुछ स्वीकार कर रहा है और उसको पता है ये उसके विरुद्ध जाएगा, लाइक हाँ उसने अपराध किया, इनकल्पेटरी है। वो कह रहा है जिस जगह अपराध हुआ मैं था तो मैंने नहीं किया, मैंने किसी और को करते हुए देखा, ये एक्सकल्पेटरी है क्योंकि वो अपने फेवर की बात कर रहा है, वो बचना चाह रहा है। तो पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में कोर्ट ने कहा कि कोर्ट या तो पूरे के पूरे कन्फेशन को यूज करे, कोर्ट ऐसा नहीं कर सकती कि इनकल्पेटरी को यूज कर ले उसके अगेंस्ट और एक्सकल्पेटरी को छोड़ दे, ठीक। लेकिन पकला नारायण, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और एक पकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर का केस है, इसमें कोर्ट ने कन्फेशन को डिफाइन किया था। दोनों केस में डिफरेंस है, पकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर में कन्फेशन को डिफाइन किया था, पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में कोर्ट ने इनकल्पेटरी और एक्सकल्पेटरी की बात की कि या तो पूरा एक्सेप्ट करो या तो पूरा रिजेक्ट करो। लेकिन निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इसको याद रखना, इस पे कोर्ट ने कहा देयर इज नथिंग रॉन्ग, वी कैन एक्सेप्ट और एडमिट इनकल्पेटरी पार्ट और वी कैन, ठीक है, वी कैन हाँ सॉरी वी कैन एडमिट द इनकल्पेटरी पार्ट, हम इनकल्पेटरी पार्ट को एडमिट कर सकते हैं एंड वी कैन क्विट द एक्सकल्पेटरी पार्ट एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। तो ये आपका 24 से रिलेटेड हो गया, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। इसके बाद 25 पर आइए, ये भी खूब पूछा जाता है 25 पर। अगर कोई भी व्यक्ति पुलिस ऑफिसर को कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर, अगर पुलिस ऑफिसर को कन्फेस किया जाता है तो ध्यान रखना ये रेलिवेंट तो है बट इट कैन नॉट बी प्रूव, ये रेलिवेंट है लेकिन इसको प्रूव नहीं किया जा सकता है सेक्शन 24 में 25 में। लेकिन अगर यही कन्फेशन आप मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में करते हो तो इसको प्रूव किया जा सकता है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, अगर कोई कन्फेशन, आप कौन पुलिस ऑफिसर की कैटेगरी में आ रहे हैं, इस पर एक दो पॉइंट है जो शायद आपसे पूछ लिया जाए। अगर आप किसी एक्सरसाइज ऑफिसर को कन्फेस करते हो ये भी इनएडमिसिबल है, लेकिन कस्टम ऑफिसर हैं, एनडीपीएस के हैं, आरपीएफ हैं, इनका कन्फेशन रेलिवेंट है और साथ में प्रूव भी किया जा सकता है, ठीक है। ये 25 आपका हो गया। देन आप आओ 26 पर। अगर किसी ने कन्फेशन पुलिस कस्टडी में किया है, वाइल इन कस्टडी, आप वो व्यक्ति अक्यूज जो है वो पुलिस कस्टडी में और उसने कन्फेस किया किसी को, अक्यूज को, तो वो कन्फेशन आप प्रूव नहीं कर सकते हो अनलेस एंड अनटिल की वो मैजिस्ट्रेट की इमीडिएट प्रेजेंस में हो। तो इसको आप पुलिस कस्टडी क्या होती है, जो पुलिस लॉकअप में लोग होते हैं ना, वो पुलिस कस्टडी होती है। लेकिन अगर कोई जेल में है तो वो पुलिस के उसमें नहीं आता है। तो पुलिस लॉकअप में अगर किसी ने कन्फेस किया है तो वो प्रूव नहीं किया जा सकता सेक्शन 26 में। तो अगर जर्नी के दौरान कन्फेस किया गया है, आप पुलिस कस्टडी में हैं, ठीक है, आपकी कन्फेशन इनएडमिसिबल होगी अनलेस एंड अनटिल की वहां पर सामने मैजिस्ट्रेट बैठे, इसको आप ध्यान रखिए। तो कन्फेशन सेक्शन 26 ये भी हो गया। अब आओ सेक्शन 27 पर। अगर आपने पुलिस को कन्फेस किया है कि हाँ मैंने ऑफेंस किया और आप साथ में बोलते हो यस मैंने मर्डर किया, मर्डर करने के बाद मैंने मर्डर वेपन को उस जगह छुपा दिया, डेड बॉडी को यहाँ पर छुपा दिया, तो क्योंकि आपने पुलिस को कन्फेस किया ये तो रेलिवेंट होगा नहीं 25 में, वो सॉरी रेलिवेंट होगा ये तो आप कोर्ट में प्रूफ कर नहीं पाओगे क्योंकि आपने पुलिस को किया। लेकिन इस कन्फेशन का वो हिस्सा जिसमें आप डिस्कवरी कराओगे, जिसमें आप डिस्क्लोजर कर रहे हो, आप डिस्क्लोज कर रहे हो कि मैंने मारने के बाद इस वेपन को यहाँ रखा और वो चीज वहीं से रिकवर हो जाती है, डिस्कवरी स्टेटमेंट। तो ये कहते हैं कन्फेशन का वो हिस्सा जो डिस्कवरी पार्ट है, केवल इतना हिस्सा कि मैंने बॉडी को वहां छुपाया है, मैंने वेपन को वहां छुपाया है, और एक्चुअली आपके स्टेटमेंट के बाद वो चीज वहीं से डिस्कवर हो जाती है, वो चीज रेलिवेंट होगी आपकी सेक्शन 27 में। तो अगर आपसे पूछा जाए डिस्कवरी स्टेटमेंट किस सेक्शन में रेलिवेंट है, सेक्शन 27 में डिस्कवरी स्टेटमेंट होते क्या है,
पहले एक्यूज डिस्क्लोजर करता है। आप लोगों ने दृश्यम मूवी देखी होगी, वो छोटी सी बच्ची कहती है हाँ पापा ने मारा, और मारने के बाद बॉडी को यहाँ पर छिपा दिया। ये विटनेस के द्वारा किया गया डिस्क्लोजर स्टेटमेंट है। तो आप सेक्शन 27 को डीप में पढ़ोगे। अभी तो इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरा प्यारा पढ़ूं रिवाइज, मैं आपको केवल एक्सप्लेन कर रही हूँ कॉन्सेप्ट पॉइंट से, आप लोग खुद पढ़ोगे, इतना टाइम नहीं है क्योंकि पूरा पढ़ाना है। सो 27 में आप पूरा पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है आइदर इन कन्फेशन और इन नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट। तो कन्फेशनल स्टेटमेंट वो है जब अक्यूज खुद कन्फेशन करता है और उस कन्फेशन में डिस्कवरी करवाता है, और नॉन कन्फेशनल वो है जब किसी व्यक्ति मतलब विटनेस ने, जैसे वो बच्ची होती है ना देख लेती है, तो जब कोई विटनेस देखता है कि हाँ सामने वाले ने मारा और मार के बाद वहां छिपा दिया, वहां से डिस्कवरी होती है, तो वो सेक्शन 27 में रेलिवेंट होती है। ध्यान रखना इसमें अक्यूज और विटनेस दोनों आ जाएगा। ठीक है, इस पर अगर आपसे केस लॉ पूछा जाएगा तो ध्यान रखना, इसमें 2-3 केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आपका अग्नू नगेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, इसमें कहा था जो प्लेस छिपाने का है वो वाकई में हिडन प्लेस होना चाहिए, किसी पब्लिक प्लेस पर ना हो ताकि उसका मिसयूज ना हो पाए। ठीक है, मोहम्मद इनायतुल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक, मोहम्मद इनायतुल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मतलब ओपन प्लेस नहीं होना चाहिए, सॉरी, मोहम्मद इनायतुल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसमें कहा कि प्लेस जो है वो ओपन प्लेस नहीं होना चाहिए, वाकई में वो प्लेस ऐसा हो जिसपे किसी की नजर ना पड़े। अग्नू नगेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें अग्नू नगेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में ये कहा कि अगर कोई कन्फेशन करता है तो कन्फेशन का केवल उतना पार्ट रेलिवेंट होगा, एडमिसिबल होगा जो डिस्कवरी करता हो, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद मोहम्मद इनायतुल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में कहा गया कि सेक्शन 27 24 से 26 तक एक्सेप्शन है, 24 से लेकर 26 तक एक्सेप्शन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। देवमन उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये इंपॉर्टेंट केस है, इसमें सेक्शन 27 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया था, ये क्वेश्चन आ सकता है। देवमन उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में 27 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज की गई थी। इसके बाद 28 पर आई। 24 में कहते हैं ना कि अगर किसी व्यक्ति ने कन्फेस किया अंदर थ्रेट इंड्यूसमेंट प्रॉमिस तो वो इररेलेवेंट होती है, लेकिन 28 कहता है अगर वो थ्रेट इंड्यूसमेंट प्रॉमिस खत्म होने के बाद कोई कन्फेशन करता है तो वो रेलिवेंट होती है, 28 कहता है। ठीक है, देन 29 आप छोड़ सकते हो। ठीक है, 29 आप छोड़ सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 28 हो गया, देन आप आओ सीधे 30 पर, सेक्शन 30 पर आइए। 30 बात करता है कन्फेशन, को अक्यूज के द्वारा की गई कन्फेशन, कन्फेशन ऑफ को अक्यूज। जैसे दो अक्यूज है किसी ट्रायल में और उनका दोनों का ज्वाइंट ट्रायल चल रहा है, एक अक्यूज ने कन्फेस किया कि यस मैंने और मिस्टर बी ने, मतलब दो का, ए और बी का ज्वाइंट ट्रायल चल रहा है, मैंने और बी ने मिलकर ये ऑफेंस कमिट किया है, तो ये जो ए ने कन्फेस किया है ना ये बी के अगेंस्ट भी इस्तेमाल हो सकती है, दैट इज कॉल्ड द कन्फेशन ऑफ को अक्यूज, सेक्शन 30। तो ये को अक्यूज की कन्फेशन, लेकिन इसके लिए एसेंशियल एलिमेंट ध्यान रखना, वो दोनों पर्सन का ज्वाइंट ट्रायल हो रहा हो, चाहे हो सकता है एक ने अटेम्प्ट किया हो दूसरे ने प्रॉपर मर्डर किया हो, एक ने अबेटमेंट किया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का ज्वाइंट ट्रायल हो रहा हो तभी सेक्शन 30 अप्लाई होगा। इस पर लीडिंग केस है कश्मीरा साहब वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का। और इसमें आपको ध्यान रखना है, अगर उसने कहा कि जैसे ट्रायल केवल एक का हो रहा है और वो कह रहा है राम का ही ट्रायल हो रहा है, राम कहता है मैंने और श्याम ने मिलकर मर्डर किया है, तो श्याम का ट्रायल ही नहीं हो रहा है, तो वो श्याम के अगेंस्ट में रेलिवेंट नहीं होगी, ये सेक्शन 30 है। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 31 पर आइए। सेक्शन 31 ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि एडमिशन का इफेक्ट, मतलब एडमिशन क्या होता है, तो एडमिशन ध्यान रखना 31 में एडमिशन कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता है। जैसे आज डिफेंडेंट एडमिट कर ले कि हाँ मेरा 5,000 रुपए देना है प्लेंटिफ को, तो वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, वो कल को रिवर्ट कर सकता है कि मेरा ये एडमिशन किसी मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में हो गया था, तो एडमिशन कंक्लूसिव नहीं होता, लेकिन हाँ वो स्टॉपल की तरह काम जरूर करता है, तो ये स्टॉपल की तरह काम करता है, लेकिन कंक्लूसिव नहीं होता है। सेक्शन 31 हो गया, इसके बाद 32 आइए। 32 में देखिए आपको क्या काम करना है। 32 में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक तो 32 के डाइंग डिक्लेरेशन से क्वेश्चन आते हैं। डाइंग डिक्लेरेशन पूछा जाएगा 32 के क्लॉज 1 में। डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है, किसी व्यक्ति ने या तो मरने का कारण बताया, आइदर ही रिवील्स द कॉज ऑफ डेथ, कोई व्यक्ति जो जीवित जब था तो उसने मरने का कारण, जैसे किसी का गोली लगी उसने बोला कि हाँ मुझे उसने गोली मारी और वो मर गया, अब इसने कारण बता दिया अपने मरने का, ये डाइंग डिक्लेरेशन बन जाएगा। या किसी व्यक्ति ने वो सर्कमस्टांसेस एक्सप्लेन करनी जिसकी वजह से डेथ हुई है, वो भी डाइंग डिक्लेरेशन बन जाएगा। तो 32 केवल डाइंग डिक्लेरेशन की बात नहीं करता है, 32 में पूरे 8 क्लॉज है। अब आपको ये ध्यान रखना है 32 का क्लॉज 1 तो डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड है, लेकिन बाकी की जो क्लॉज है वो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं है। वो कहते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति ने कोई स्टेटमेंट किया है जो जिसकी या तो डेथ हो गई है, या जिसको हम विदाउट डिले उसको बुला नहीं सकते, या जिसको बुलाना इम्पॉसिबल ही हो गया है, जैसे वो कोमा में है अब वो स्टेटमेंट दे नहीं सकता,
या बहुत खर्चा लगेगा, बहुत टाइम लगेगा उसको आने में, या उसका पता ही नहीं है, वो पता नहीं कहाँ चला गया कुछ कह के, तो उसने अपने जीवन के दौरान जो भी बातें कही हैं वो रेलिवेंट होंगी। अब कैसी बातें कही हैं, देखिए अगर कोई व्यक्ति अपनी डेथ का कॉज बताता है या वो सर्कमस्टांसेस बताता है तो 32 के क्लॉज 1 में वो डाइंग डिक्लेरेशन की तरह रेलिवेंट हो जाएंगे। उसके मरने के बाद वो उसने जिंदा रहते पे जो बात बताई है कि मुझे इसने मारा, मेरे ऊपर इसने गोली चलाई, मुझे इसने जहर दिया, ये सारी चीजें 32 के क्लॉज 1 में रेलिवेंट हो जाएंगी। लेकिन क्लॉज 2 क्लॉज 3 ये सब है वो रिलेटेड अलग अलग है। लाइक अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन के दौरान अपने कोर्स ऑफ बिजनेस, जैसे कोई बिजनेसमैन है, वो अपना डेली का खाता लिखता है कि हाँ इतना मटेरियल गया, इतना आया, इतना पेमेंट आया, इतना गया, और उसके बाद वो मर जाता है या वो मिलता नहीं है या कोमा में चला जाता है। अब कल को वो व्यक्ति कहता है नहीं नहीं हमने तो सारा पेमेंट कर दिया, तो इसने जो डायरी में लिखा है वो 32 के क्लॉज 2 में रेलिवेंट हो जाएगा। इन द सेम मैनर क्लॉज 2 का 30 क्लॉज 3 ये कहता है किसी व्यक्ति ने अपने जीवन के दौरान में कुछ स्टेटमेंट लिखा, हाँ, और वो उसके अगेंस्ट जा रहा है, कल को वो मर जाता है या नहीं मिलता है, जो भी ऊपर के क्लॉज हैं, तो वो 32 के क्लॉज 3 में रेलिवेंट हो जाएगा क्योंकि उसने अपने अगेंस्ट लिखा है और ये एडमिशन इनकल्पेट मतलब इनक्रिमिनेटिंग हो जाएगा ना, मतलब अपने अगेंस्ट ही जा रहा है, तो सेल्फ हार्मिंग हो जाएगा, तो ये रेलिवेंट होगा। ऐसे ही क्लॉज 4 है, अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन के दौरान में कोई कुछ भी बात बोली है जो पब्लिक राइट से रिलेटेड है, पब्लिक कस्टम से रिलेटेड है, जनरल इंटरेस्ट से रिलेटेड है, और अब वो व्यक्ति है तो हम उसके पहले के स्टेटमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रायल के दौरान। ऐसे ही किसी व्यक्ति ने रिलेशनशिप के बारे में बोला हो कि हाँ ये मेरा सगा भाई है, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, मेरा हस्बैंड है, मेरी वाइफ है, ऐसे करके, चाहे वो ब्लड के रिलेशन हो चाहे अडॉप्शन के हो। अब वो व्यक्ति है नहीं, या तो मर गया, या तो मिल नहीं रहा, या तो कोमा में है, तो उसके स्टेटमेंट 5 में रेलिवेंट होंगे। ऐसे ही किसी व्यक्ति ने अगर किसी डीड में, ठीक है, वसीयत में अपने फैमिली अफेयर को कि हाँ ये हमारे ऐसे हैं और हम इनको इतना इतना शेयर देते हैं, ये चीज भी रेलिवेंट हो जाएगी उनके मरने के बाद या वो ना मिले तो। ऐसे ही क्लॉज 7 है जो पब्लिक राइट और कस्टम की बात करता है। तो ये आपके जो वेरियस क्लॉजेज हैं इनको आप ऐसे ही कीवर्ड याद रखना, पब्लिक राइट किस क्लॉज में है, तो वसीयत विल डीड में, फैमिली अफेयर किस क्लॉज में, आपको ऐसे याद रखना है। डिफरेंस बहुत ज्यादा याद रखना, केवल क्लॉज 1 है जो डेथ की बात करता है, बाकी के क्लॉज तभी भी लगते हैं जब वो व्यक्ति अब इनकैपेबल है स्टेटमेंट देने में, तो उसने जीवन में जो बोला है वो बाद में इस्तेमाल हो जाएंगे। ठीक है, अब डाइंग डिक्लेरेशन पर क्वेश्चन क्योंकि सबसे ज्यादा आते हैं तो पूछा जाता है डाइंग डिक्लेरेशन क्यों एडमिसिबल होता है, क्या कारण है मरने के बाद उसके जो स्टेटमेंट रेलिवेंट होते हैं। तो पहली तो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, इसको ध्यान रखना, ड्यू टू द डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, क्योंकि मेरे पास कोई और साधन नहीं है, मुझे नहीं पता चल रहा है कि उसकी मौत कैसे हुई, वही अच्छा बताने वाला था क्योंकि उसी के साथ घटना हुई थी, तो ड्यू टू डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, इसको याद रखना। दूसरी चीज दूसरी चीज इंडियन और इंग्लिश लॉ में एक डिफरेंस आप याद रखना, ये पूछा जाता है आपसे। इंडिया में ये रूल बिल्कुल नहीं लागू होता है कि मरने वाला, दैट पर्सन मस्ट नॉट बी इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ, इट इज नॉट अ रिक्वायर्ड कंडीशन कि मरने वाले को पता हो, क्योंकि मरने वाले को, क्योंकि इस पर एक बहुत अच्छा केस है आपका, ठीक है, पाकला नारायण एम्परर का, कि भाई मरने वाले को ये, जैसे वो अपने फ्रेंड के यहाँ डिनर पे जाता है, उसको थोड़ी पता है कि मेरा फ्रेंड डिनर पे बुला के मेरे साथ ऐसा करेगा, मुझे मार डालेगा। वो अपनी वाइफ को बता के गया कि मुझे डिनर पे बुलाया और बाद में उसके फ्रेंड ने उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको फिकवा दिया। तो अगर वो बता के गया और उसके बाद वो आता नहीं है, डिनर करके आता है लेकिन डेथ ड्यू टू पॉइजन हो जाती है, तो वैसी सिचुएशन में ये जो सर्कमस्टांस है जिनकी वजह से डेथ हुई है वो भी रेलिवेंट हो जाएगी डाइंग डिक्लेरेशन में। तो जिस व्यक्ति की डेथ हुई है, डाइंग डिक्लेरेशन के लिए ध्यान रखना, क्रक्स ये है, ध्यान रखना कि सच पर्सन मस्ट नॉट, इट इज नॉट अ रिक्वायर्ड कंडीशन दैट पर्सन मस्ट बी इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो डेथ की एक्सपेक्टेशन में। ठीक है, तो ये आपका और कॉज ऑफ डेथ और सर्कमस्टांस दोनों पर लगता है। केस आपका लीडिंग केस है पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर, और एक और केस है क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला। ये भी क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला में ये है कि अगर कोई व्यक्ति बोल नहीं पाता है और वो इशारे से भी बोलता है, यहाँ पर एक लड़की का गला कटा रहता है और वो इशारा कर देती है कि इसने मुझे मारा है, तो साइन के भी थ्रू डाइंग डिक्लेरेशन प्रूव की जा सकती है। अब बात आती है इसकी एविडेंशियरी वैल्यू पर कि डाइंग डिक्लेरेशन की एविडेंशियरी वैल्यू देखिए हाई तो होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एविडेंशियरी वैल्यू, इसके बेसिस पर कन्विक्शन हो सकता है, डाइंग डिक्लेरेशन इज अ वेरी गुड पीस ऑफ एविडेंस, लेकिन रूल ऑफ प्रूडेंस कहता है कि यहाँ पर कोरोबोरेशन होना चाहिए, कोरोबोरेशन तो हमेशा ही कोर्ट चाहती है। देन 33 ये विटनेस की बात करता है। आई डोंट थिंक, अब पढ़ाने को तो ये इंपॉर्टेंट, मैं तो सारे ही पढ़ाती हूँ, लेकिन अब क्योंकि ये बहुत स्पीड है तो आई डोंट थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस थोड़ा सा समझ लेना, अगर किसी विटनेस ने किसी पहले के केस में कोई स्टेटमेंट दिया है और उस विटनेस का उस केस में क्रॉस एग्जामिन हो चुका था, ड्यूली प्रूव हो चुका था उसका स्टेटमेंट, और अब वो विटनेस है नहीं और उसके स्टेटमेंट जरूरत पड़ रहा है किसी दूसरे केस में सेम पार्टीज के बीच में ना, तो उसके पहली प्रोसीडिंग में जो उसने स्टेटमेंट दिया है वो दूसरे किसी केस में इस्तेमाल हो सकते हैं, सेक्शन 33 कहता है। क्यों हम इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि अब वो विटनेस है नहीं, या तो उसकी डेथ हो गई है वो मिल नहीं रहा। इसके बाद आपको क्या करना है, 34 वगैरह में क्या करिएगा,
कभी कभी ऐसा मैंने देखा है कि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि एंट्रीज इन बुक ऑफ अकाउंट किस सेक्शन में रेलिवेंट है। तो कई बार ऐसे, सो सेक्शन 34 को एक बार देख लेना, इसके बाद आप आओ सेक्शन 40, बस केवल मार्जिनल हेडिंग देखना 34 की, इसके बाद 40 पर आओ। सेक्शन 40 कहता है कि कभी कभी प्रीवियस जजमेंट होते हैं वो रेलिवेंट होते हैं। अब क्या होता है, देखो आपने सीपीसी वगैरह में पढ़ा होगा, रेस जुडिकाटा, अगर एक बार केस डिसाइड हो गया तो दोबारा उसको कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगी, तो रेस जुडिकाटा। तो कहते हैं जब भी किसी केस में प्रीवियस जजमेंट रेलिवेंट, प्रीवियस जजमेंट की वजह से सब्सिक्वेंट कोर्ट पर बाहर लग जाए कि वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकता या उसका ट्रायल नहीं कर सकता, तो फिर सेक्शन 40 में वो प्रीवियस जजमेंट रेलिवेंट होता है। अब आप कैसे बताओगे कोर्ट को कि भैया इसका ट्रायल नहीं हो सकता, कैसे बताओगे? हाँ, तो आपको प्रीवियस जजमेंट प्रूव करना पड़ेगा ना कि ये मैटर ऑलरेडी डिसाइड है। तो सेक्शन 40 यही कहता है कि प्रीवियस जजमेंट जो है वहां पे रेलिवेंट हो जाएगा। अब ये आपका रेस जुडिकाटा हो सकता है, ऑर्डर टू रूल टू हो सकता है, अबेटमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स होती हैं कि एक बार अबेट हो गई तो दोबारा सूट इंस्टीट्यूट नहीं होगा। सो इट्स ऑल अबाउट सेक्शन 40। देन आओ 41। 41 से कई बार पूछ लिया जाता है, यहाँ पर ध्यान रखना, ये कुछ कोर्ट्स का नाम आपको बस यहाँ पर याद रखना है। ये कह रहा है कि अगर किसी प्रोबेट कोर्ट, मैट्रिमोनियल एडमिरल्टी और इंसॉल्वेंसी जुरिसडिक्शन वाली कोर्ट ने कोई जजमेंट और ऑर्डर पास किया है, यहाँ पर बस पूछा जाता है कोर्ट्स के नाम। तो पीटी के लिए आप बस इतना याद रखना, सेक्शन 41 में कि कौन कौन सी कोर्ट की, तो प्रोवेट जो बिल वगैरह से रिलेटेड होती है, एडमिरलिटी जो वॉर क्राइम से रिलेटेड होती है, मैट्रिमोनियल, इंसॉल्वेंसी, इन कोर्ट ने कोई भी जजमेंट वगैरह कोई दिया है तो वो चीज सेक्शन 41 में रेलिवेंट होती है। और ये अगली चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना कि ये जो जजमेंट 41 का होता है वो जजमेंट इन रेम होता है अगेंस्ट होल वर्ल्ड, जजमेंट इन पर्सोनम नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है 41 का जजमेंट इन रेम है या पर्सोनम, तो इन रेम है। इसके बाद 42 वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, रिस्क तो लेना पड़ेगा, कोई रिवीजन में थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। 42 आप छोड़ सकते हो, 43 भी आप अभी छोड़ दो, 44 पर आ जाओ। 44 बात करता है अगर कोई प्रीवियस जजमेंट, वैसे इंपॉर्टेंट है लेकिन अभी के लिए हम इसको छोड़ सकते हैं। 44, फ्रॉड और कोल्यूजन इन ऑब्टेनिंग जजमेंट। ठीक, ये बात करता है 44 कि अगर कोई पार्टी ये प्रूव कर दे कि जो प्रीवियस जजमेंट है वो फ्रॉड से लिया गया है या किसी तरीके का कोल्यूजन था पक्षकारों के बीच में, तो आपके पास अगर ऐसा साक्ष्य आप ये प्रूव कर सकते हो तो वो चीज फिर प्रीवियस जजमेंट वहां पर फ्रॉड और कोल्यूजन, तो वहां पर ये चीज रेलिवेंट हो जाएगी। तो 44 आप याद रखोगे कि फ्रॉड और कोल्यूजन से अगर कोई जजमेंट पास किया गया है तो वो रेलिवेंट हो जाएगा, तो आप वहां पर प्रीवियस जजमेंट प्रूव कर सकते हैं। 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सपर्ट ओपिनियन। एक्सपर्ट ओपिनियन कहां पर रेलिवेंट है? 45 में। इसकी आप पॉइंट याद रखना, 5 ग्राउंड से जिन पर कोर्ट एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकती है। अब क्या एक्सपर्ट कौन होते हैं? देखिए, एक्सपर्ट कोई भी व्यक्ति होता है जिसके पास या तो एक्सपीरियंस है, किसी भी स्पेशल फील्ड में बहुत विशेष ज्ञान होता है, एक्सपीरियंस है, या तो उसको एक्सपीरियंस, या कह सकते हो कि उसको एकेडमिक्स की वजह से है। जैसे ज्वेलर्स वगैरह होते हैं, इनके पास एकेडमिक का कुछ, एकेडमिक्स का तो सर्टिफिकेट नहीं होता है लेकिन इनके पास इतना स्किल होती है, इतना इनके पास एक्सपीरियंस होता है। तो किसी भी व्यक्ति के पास स्पेशल स्किल एकेडमिक से भी आ सकती है और एक्सपीरियंस से भी आ सकती है, तो वो व्यक्ति एक्सपर्ट कहलाता है। अब 45 में कोर्ट को अगर किसी फॉरेन लॉ पर, क्योंकि इंडियन कोर्ट्स आर नॉट एक्सपर्ट अपॉन दी फॉरेन लॉ, तो फॉरेन लॉ पर अगर कुछ व्यू पॉइंट जानना है कि किस, तो कोर्ट एक्सपर्ट की ओपिनियन ले लेगी। साइंस पर, आर्ट पर, हैंड राइटिंग किसकी है किसकी नहीं है, ये फिंगर इंप्रेशन ग्लास पर बने हैं किसके हैं किसके नहीं है, तो इसके लिए कोर्ट एक्सपर्ट की राय ले सकती है। ये आपका 45 है। तो आपको प्लीज याद करके जाना है कितने ग्राउंड है, ऐसे करके जाना। तो साइंस, आर्ट, फिंगर इंप्रेशन, फॉरेन लॉ, हैंड राइटिंग, फिंगर इंप्रेशन, इसको एकदम रट के जाना। एक्सपर्ट ओपिनियन इसलिए भी जरूरी है भाई क्योंकि कोर्ट तो इंसाइक्लोपीडिया है नहीं ना, हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकती। अब एक्सपर्ट कौन होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। 45, इसके बाद आप आ जाइए 45 है, ये पीटी में पूछा जा सकता है। एक काम और करना, इंडेक्स से जब भी आप एग्जाम देने जाना, इंडेक्स से क्या करो, जितने भी ए बी करके ऐड हुए इंडियन एविडेंस एक्ट में, इनको आपको मार्जिनल हेडिंग और ईयर याद कर लेना। स्पेशली जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से ऐड किए थे इंडियन एविडेंस एक्ट में, और जो 2013 और 2018 से ऐड किए हैं नए प्रोविजन, उनको आप याद रखना क्योंकि वो प्रोविजन हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये इनको पूरे बैराक से नहीं खोजना होता है, इनको इंडेक्स से आप बार बार रिवाइज करोगे आपको याद हो जाएगा। देन आप आओ 45 है, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात करता है। इसकी ईयर याद कर लेना, 2009 में ऐड हुआ था और ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पर एग्जामिनर की ओपिनियन की बात करता है। 46 बात करता है जैसे किसी एक्सपर्ट ने कोई ओपिनियन दी है,
अब कोई दूसरा व्यक्ति है जो एक्सपर्ट की ओपिनियन को सपोर्ट करता है या उसके इनकंसिस्टेंट है। एक्सपर्ट कहता है डेथ ड्यू टू हैंगिंग और आप कहते हो डेथ ड्यू टू सफोकेशन, तो आपकी ओपिनियन एक्सपर्ट ओपिनियन के बिल्कुल इनकंसिस्टेंट रेलिवेंट हो सकती है, या एक्सपर्ट भी कह रहा है डेथ ड्यू टू पॉइजन और आप भी कह रहे हो या डेथ ड्यू टू पॉइजन, तो वहां भी रेलिवेंट हो सकती है। ठीक है। 47 हैंड राइटिंग की बात करता है। 47 है अगेन क्योंकि ये 2000 में ऐड किया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 48 बात करता है ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ राइट और कस्टम। राइट और केवल मार्जिनल हेडिंग एक बार बस देख लेना आपको, राइट और कस्टम ये 13 में भी है, 32 के भी क्लॉज में है, 5 में आई थिंक देख लेना इसको, और 48 में भी है। तो इन तीनों को एक बार मिलाकर देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। 49 के बाद 49 ये यूजेस और टेनेंट को रेलिवेंट बनाता है कि किसी केस में कोर्ट को हो सकता है कि वहां पर कोई राइट कस्टम यूजेस और टेनेंट, किसी फैमिली में कोई पर्टिकुलर काइंड के यूजेस हो सकते हैं, तो हर उस व्यक्ति की ओपिनियन जो बताता है कि हाँ ऐसे यूजर्स हैं, ऐसे टेनेंट्स हैं, तो हर उस व्यक्ति को जिसको ऐसी कोई स्पेशल नॉलेज हो, बहुत बुजुर्ग है, उसको उस परिवार के बारे में, उस एरिया के बारे में पता है, उसकी ओपिनियन 49 में रेलिवेंट हो सकती है। सेक्शन 50 बात करता है अगर कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन खड़ा हो जाता है भाई कि क्या इन दो लोगों के बीच का रिलेशनशिप क्या है, ठीक है, तो कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन कि दो लोगों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। ये ओपिनियन एक्सप्रेस बाय कंडक्ट, तो आप लोगों का जो कंडक्ट है वो बता रहा है कि आपके क्या रिलेशनशिप है। लाइक दो लोगों के बीच में क्या ये हस्बैंड वाइफ है, तो पूरी सोसाइटी उनको हस्बैंड वाइफ की तरह ट्रीट करती है और वो खुद का व्यवहार ऐसा रखते हैं कि वो हस्बैंड वाइफ है। तो ये सेक्शन 50 में यहाँ पर कंडक्ट से आपका रिलेशनशिप, जैसे क्वेश्चन ये है कि क्या ये आपका बेटा है, हाँ, तो आपने एडमिशन कराया है, फादर की जगह अपना नाम लिखवाया, पीटीएम में जाते हो, शोज कि आपका बेटा है, तो आपका कंडक्ट बता रहा है आपके रिलेशनशिप को 50 में रेलिवेंट है। अब ये कहता है कि जहां भी किसी व्यक्ति की ओपिनियन रेलिवेंट होगी, तो जिन आधारों पर आपकी वो ओपिनियन बनी है, 51 कहता है वो ग्राउंड्स भी रेलिवेंट होंगे। इसके बाद 52 तो भैया 55 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपसे गलतियां भी इसमें बहुत ज्यादा होंगी। इसको आप क्या करो, करेक्टर, ये बोलता है कि कब ट्रायल में करेक्टर रेलिवेंट होता है। तो देखो इसमें 52 से लेकर 55 तक दो कैटेगरी आपकी कर दी गई है, एक सिविल मैटर की, एक आपकी कर दी है सिविल मैटर की, कब सिविल मैटर में, और एक कर दिया है आपका क्रिमिनल मैटर में। तो सिविल में आप ध्यान रखना आपका जो सेक्शन 52 है ना, सेक्शन 52 एंड जो सेक्शन 55 है ये सिविल मैटर का है, और बाकी आपके 53, 54 और अभी ऐड भी कर दिया आपका 53A है ना, 50, ये आपके जो है वो क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड है। अब ये क्या है 52, 55, ये पहला कह रहा है कि अगर किसी के ऊपर कोई सिविल, ठीक है, सिविल मैटर में जैसे आप कह रहे हो कि सामने वाले ने एक एक्ट बहुत नेग्लिजेंट किया, क्रिमिनल ट्रेसपास किया, हाउस ट्रेसपास किया, इसने बहुत नेग्लिजेंटली एक्ट किया, आप भाई ये नहीं कह सकते कोर्ट में कि अरे इनका तो करेक्टर बड़ा अच्छा है, ये कभी नेग्लिजेंट नहीं हो सकते। तो कभी भी कोर्ट में आप सिविल मैटर में करेक्टर को प्रूव करके जो कंडक्ट उस केस में उसके ऊपर लगा हुआ है कि इसका कंडक्ट बहुत नेग्लिजेंट था, आप ऐसा कोई करेक्टर नहीं प्रूव कर सकते कि दैट उसका कंडक्ट को आप प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल बनाए, इसको ध्यान रखिएगा। 52 इसके बाद 55 सिविल मैटर को हम एक साथ कर लेते हैं। 55 कहता है लेकिन सिविल मैटर में आप करेक्टर प्रूव कर सकते हो अगर वो कोर्ट की हेल्प करे डैमेजेस के अमाउंट को फिक्स कर रहे हैं। तो सिविल मैटर में जनरल रूल ये है कि आप करेक्टर को प्रूव बिल्कुल भी नहीं करोगे, जो आपके कंडक्ट को, जो पार्टी के कंडक्ट को प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल बनाए, जो बताए कि हाँ इसने ऐसा काम किया होगा या नहीं किया होगा, कि बड़े अच्छा करेक्टर का है, बड़े बुरे करेक्टर का, आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन हाँ सिविल मैटर में जहां पर कोर्ट को डैमेज फिक्स करना आप कर सकते हो। देन आओ 53 क्रिमिनल केसेस में क्या है भाई, क्रिमिनल केस में आप किसी के गुड कैरेक्टर पर एविडेंस दे सकते हो कि हाँ ये बहुत अच्छे कैरेक्टर का व्यक्ति है, इसने ऐसा अपराध हो सकता है इसने ना के, गुड कैरेक्टर आप दे सकते हो, लेकिन आप अक्यूज के बैड कैरेक्टर पर एविडेंस नहीं दे सकते हो। प्रीवियस गुड कैरेक्टर रेलिवेंट होता है, लेकिन 54 कहता है लेकिन बैड कैरेक्टर रेलिवेंट नहीं होता है। लेकिन जब अक्यूज कहेगा कि हम बड़े गुड कैरेक्टर के हैं, तो क्या आप नहीं कहोगे रिप्लाई में कि नहीं नहीं तुम गुड कैरेक्टर के नहीं हो, उसको रिबट करोगे ना। तो जनरली क्रिमिनल केस में गुड कैरेक्टर एविडेंस दिया जाता है, बैड कैरेक्टर नहीं दिया जा सकता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति गुड कैरेक्टर का एविडेंस दे रहा है तो आप उसके रिप्लाई में बैड कैरेक्टर पर दे सकते हो। 53A इसको ध्यान रखना, इसको 2018, ठीक है, एक मिनट, हाँ इसको 2013 में ऐड किया गया और इसमें अमेंडमेंट भी किया गया 2018 में। तो ये कह रहा है जहां पर भी कोई केस जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट, वोरिज्म, स्टॉकिंग और आपका रेप, गैंग रेप, ये जितने भी ऑफेंस है अगेंस्ट फीमेल जो 2013 और 18 में एड ऑन किए हैं, इस तरह के कोई ऑफेंस और वो ऑफेंस साबित हो जाता है। बस प्रॉब्लम ये है कि अक्यूज कह रहा है कि दैट एक्ट वाज विद द कंसेंट, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो अक्यूज कहता है दैट वाज विद द कंसेंट, रादर द विक्टिम सेज कि नो 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 इट वाज नॉट विद माय कंसेंट, ये मेरी कंसेंट पर नहीं था।
तो वहां पर अक्यूज ये नहीं कह सकता कि शी इज ऑफ बैड करेक्टर, शी इज अ प्रोस्टिट्यूट, शी इज ऑफ बैड करेक्टर, तो मतलब कंसेंट रही होगी। आप ये नहीं कह सकते। आप ये भी नहीं कह सकते कि प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस में इसका कंसेंट था तो इस बार भी कंसेंट होगा। यू कांट डू सो। आप उसके करेक्टर पर एविडेंस नहीं दे सकते। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आएगा। इसके बाद 56 एकदम रट के जाना, बिल्कुल बहुत टाइम मिलता है। ये कहते हैं कोई कुछ कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं ना कोर्ट में जिनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, लाइक फैक्ट एडमिटेड, फैक्ट नोटिसेबल। 56 कहता है देयर आर सर्टेन फैक्ट जो कोर्ट के नोटिसेबल होते हैं, लाइक भारत में एंटी करप्शन लॉ है, भारत में एंटी विजिलेंस है, भारत में ट्रैफिक के कुछ रूल्स हैं, भारत में एंटी डाउरी है, ये लॉ कोर्ट को पता है। सो देयर इज नो नीड टू प्रूव। देयर आर सर्टेन फैक्ट, भारत का नेशनल एंथम क्या है, नेशनल सॉन्ग क्या है, एम्बलम्स क्या है, ये सब कोर्ट को पता है। किस स्टेट की कैपिटल कौन सी है, कोर्ट को बताने की बात है क्या? सो देयर इज नो नीड टू प्रूव बिकॉज दोस फैक्ट आर जुडिशियली नोटिसेबल। तो 56 में बता रहा है। 57 में वो बता रहा है कि क्या क्या नोटिसेबल होंगे, लाइक लॉज, नेशनल एंथम, एम्बलम वगैरह, कैपिटल वगैरह, ये सारी चीजें। 58 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट को आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, इन द सेम मैनर जो फैक्ट एडमिटेड है उसको भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं। भाई प्लेंटिफ ने कहा कि डिफेंडेंट को 10,000 रुपए देना है, डिफेंडेंट कोर्ट में खड़े होकर कहता है हाँ हाँ 10,000 रुपए देने हैं, सो आप क्यों प्रूफ करोगे? देयर इज नो नीड टू प्रूफ बिकॉज अदर पार्टी ने तो एडमिट कर लिया। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि दैट एडमिशन इज नॉट फिट, मतलब कुछ तो गड़बड़ झोल है, इनके ऊपर कोई किसी तरह का प्रेशर है, वैसी सिचुएशन में कोर्ट कह सकता है कि आप एविडेंस भी प्रूव करो, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू प्रूव। ठीक है, ये हो गया 58। इसके बाद 59 पर आइए। ठीक है, 59 प्रूफ ऑफ फैक्ट बाय ओरल एविडेंस, ये कहता है, इसको ध्यान रखना, ये एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस की बात करता है। मतलब डॉक्यूमेंट को छोड़कर अगर आप किसी डॉक्यूमेंट पर एविडेंस देना चाहते हो ना, तो भाई आपको डॉक्यूमेंट ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा हर हाल में। मतलब डॉक्यूमेंट को छोड़कर और इलेक्ट्रॉनिक जो रिकॉर्ड है उनके कंटेंट को छोड़कर बाकी सब चीजों पर आप ओरल एविडेंस एकदम दे सकते हो। तो 59 बात करता है एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्री, ऑफ डॉक्यूमेंट। मतलब अगर डॉक्यूमेंट है तो आप ओरल एविडेंस नहीं दोगे, अदरवाइज आप ओरल एविडेंस दो। ओरल एविडेंस मतलब विटनेस आकर कोर्ट में कहता है हाँ मैंने ऐसा होता हुआ देखा, मैंने ये देखा, ऐसा हुआ, ये फैक्ट था, इसको बोलेंगे ओरल एविडेंस। सेक्शन 60 बात करता है डायरेक्ट डायरेक्ट एविडेंस की। ठीक है, सेक्शन 60 बात करता है डायरेक्ट एविडेंस की, और ये बात करता है एक्सक्लूजन ऑफ हियरसे एविडेंस की। आप लिखते जाइएगा, ये सारे क्वेश्चन आते हैं पीटी में। सेक्शन 60 डायरेक्ट एविडेंस की बात करता है, और बात करता है एक्सक्लूजन ऑफ हियरसे एविडेंस। ये कहता है जब भी कोई व्यक्ति ओरल एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस करे, मतलब कोई विटनेस कोर्ट में अपेयर हो, तो उसको डायरेक्ट एविडेंस देना चाहिए। तो सेक्शन 60 को आप एक आध बार देख लेना, मैं आपको बता रही हूँ। जिसे पहला क्लॉज कहता है अगर आप कोई विटनेस आके कहता है कि हाँ मैंने उसको मारते हुए देखा, इट इज अलाउड। मतलब आप किसी ऐसे फैक्ट पर, जैसे ए ने बी को मारा, ए बी को मार रहा था, सी ये कहता है, तो कोर्ट पूछेगी क्या तुमने मारते हुए देखा? अगर आप किसी ऐसे फैक्ट पर एविडेंस देते हो जिसको देखा जा सकता है, तो वही व्यक्ति एविडेंस कोर्ट में खड़े होकर दे जिसने देखा था। अब कोई ऐसे फैक्ट पर आप एविडेंस देते हो जिसमें आपने किसी को कुछ कहते हुए सुना है, विच कैन बी हर्ड, तो वही विटनेस एविडेंस दे सकता है जिसने वो खुद सुना है। मतलब अगर आप कुछ भी एविडेंस देना चाहते हो तो एक्चुअली उसी व्यक्ति के द्वारा दिया जाना चाहिए जिसने उसको खुद देखा हो, सुना हो या परसीव किया हो। ये होता है डायरेक्ट एविडेंस का रूल। इसमें नीचे आप थोड़ा सा और आगे आओगे, इसमें देखोगे जैसे कई बार क्या होता है, कुछ राइटर्स होते हैं, उन्होंने अपने व्यू पॉइंट किसी बुक में लिखे हैं, लाइक मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस पर मोदी की बुक है, या किसी भी कोई भी स्पेशलाइज्ड आप फील्ड देख सकते हो, कोई इंजीनियरिंग का हो सकता है जिसमें कोई बहुत अच्छा राइटर हो सकता है और उन्होंने किसी फील्ड पर कुछ बोला है। अब वो है नहीं, उनकी डेथ हो गई, या उनको बुलाया नहीं जा सकता, वो कोमा में है, या वो कहीं दूर चले गए हैं, कोई साइंटिस्ट है, स्पेसशिप पर बहुत टाइम लगेगा उसको वापस आने में। ऐसी सिचुएशन में जो भी उसके स्टेटमेंट अपनी बुक में लिखे हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं और वो डायरेक्ट एविडेंस ही माने जाएंगे। इसके बाद ये आपका प्रोविजो बताया मैंने, जो भी बताया आपको, प्रोविजो जहां पर ट्रीटीज टर्म का इस्तेमाल है ये बताया। इसके बाद ये कहता है अगर कोर्ट को ना किसी मटेरियल थिंग को मंगाना, मटेरियल थिंग जानते हैं, जैसे कोर्ट को किसी पेन को कोर्ट में प्रोड्यूस कराना हो, किसी ईयर रिंग को मंगाना हो, किसी के पेन को मंगाना हो, आइडेंटिटी के लिए पता करना हो, किसी भी मटेरियल थिंग को कोर्ट में मंगाना हो, ठीक है, अदर देन डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट नहीं है इसमें, तो प्रोडक्शन ऑफ सच मटेरियल थिंग फॉर इट्स इंस्पेक्शन, तो प्रोवाइडर इफ द ओरल एविडेंस रेफर टू एग्जिस्टेंस। तो ओरल एविडेंस में अगर बता रहे हैं, अपने विटनेस ने कहा कि हाँ मैंने देखा वो उसके हाथ में ऐसा कड़ा था, तो अगर कोर्ट को वो कड़ा मंगाना पड़े तो वो यहाँ पर डायरेक्ट एविडेंस में ही आएगा। ये सेक्शन 60 है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है डायरेक्ट एविडेंस। इसके बाद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ओरल एविडेंस हो गया 59 और 60 में। ओरल एविडेंस डायरेक्ट होना चाहिए, ठीक है, ईयर से नहीं होना चाहिए, सुनी सुनाई बात नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आप आओ
डॉक्यूमेंट्री, अगर किसी डॉक्यूमेंट पर एविडेंस देना है भाई, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट को प्रूफ करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप प्राइमरी या तो सेकेंडरी। तो ध्यान रखना सेक्शन 61 में किसी भी डॉक्यूमेंट को हम दो तरह से प्रूफ कर सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब ये क्या होता है, प्राइमरी का मतलब होता है, आपने कई बार देखा है ना, आपकी 10th और 12th की ओरिजिनल मार्कशीट लगती है ना, तो प्राइमरी एविडेंस होता है व्हेन जब आप डॉक्यूमेंट को एज इट इज प्रूव कर देते हो, ये हो गया प्राइमरी। सेकेंडरी एविडेंस कई तरह के हो सकते हैं। सेकेंडरी एविडेंस को सेक्शन 65 में बताया कि कौन कौन सी चीजें सेकेंडरी एविडेंस में आती है, लाइक कभी कभी फोटो कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी, एडमिशंस वगैरह भी सेकेंडरी में आते हैं। तो अब 62 कहता है प्राइमरी होता क्या है, तो प्राइमरी है जब व्हेन अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटिव, जब आप किसी भी डॉक्यूमेंट को एज इट इज प्रोड्यूस कर दो, मतलब ओरिजिनल कॉपी, ये प्राइमरी है। जब किसी डॉक्यूमेंट को सेवरल पार्ट में एग्जीक्यूट किया हो, जैसे अब पीसीएसजे का पेपर बना, एक साथ में हजारों को पेपर्स बनाए गए, ये सारे एक दूसरे के प्राइमरी एविडेंस है, ठीक है। अब दूसरा इसका पार्ट कहता है वेयर डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट, जैसे कई बार क्या होता है, हमारे दो पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट किया, दो पेपर बने, एक पर मिस्टर ए का साइन है और दूसरे पर मिस्टर बी का साइन है, तो जिस पेपर पर मिस्टर ए का साइन है वो मिस्टर ए के लिए प्राइमरी एविडेंस होगा, लेकिन वो बी के लिए सेकेंडरी एविडेंस होगा। जिस पेपर पर बी का साइन है वो बी के लिए प्राइमरी होगा और ए के लिए सेकेंडरी होगा, यही सेक्शन 62 में बताया गया। ओके, एक ही प्रोसेस से, एक ही टाइम पर, मैकेनिकल प्रोसेस से, प्रिंटिंग वगैरह में एक साथ जितने डॉक्यूमेंट बनाए गए हैं वो सारे प्राइमरी होते हैं। लेकिन अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट से उसको बनाया, लाइक आपको मैंने एक पेज दे दिया, उस पेज से आपने फोटोकॉपी की, तो जितनी फोटोकॉपी निकाली वो सब आपस में तो प्राइमरी है, लेकिन जिस डॉक्यूमेंट से निकाली वो उसकी सेकेंडरी। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, ये प्राइमरी एविडेंस है। सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है, सेकेंडरी एविडेंस में सर्टिफाइड कॉपी इंक्लूड होती है, कॉपीड मेज फ्रॉम, जो मैकेनिकल प्रोसेस से फोटोकॉपी वगैरह करके बना ली गई, वो भी आपकी सेकेंडरी एविडेंस होती है। कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल क्लॉज 3, ये कहता है जैसे आपने ओरिजिनल कॉपी देखी और आप खुद ही हैंड राइटिंग करने, वैसा ही लिखने खुद अपने आप करने बैठ गए, ये आपका सेक्शन 3 सेकेंडरी एविडेंस है। और क्लॉज 4 कहता है काउंटर पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब मिस्टर ए का साइन है तो वो मिस्टर बी के अगेंस्ट में सेकेंडरी एविडेंस होगा। और क्लॉज 5 ओरल अकाउंट ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट में जो लिखा है आप उसको पढ़कर आए हो और पढ़ने के बाद आप उस पर जो भी कुछ बता रहे हो वो आपका सेकेंडरी एविडेंस है, जिसने खुद उसको देखा है। तो सेकेंडरी एविडेंस में क्या ध्यान रख रहे हो, सेकेंडरी सर्टिफाइड कॉपी आती है इसमें, कॉपीज मेड फ्रॉम ओरिजिनल मैकेनिकल प्रोसेस से फोटोकॉपी वगैरह कर लिया आपने, या आपने खुद ही उसको बनाया है, ठीक है, या जिस काउंटर साइन है, जिस पेपर पर जिसका साइन नहीं है वो उसके अगेंस्ट सेकेंडरी एविडेंस है क्योंकि वो उसका पार्टी है, या आप उस पर डॉक्यूमेंट देख कर आए हो, उसने बोला है, ये आपका सेकेंडरी। सेक्शन 64 ये भी बेस्ट एविडेंस की बात करता है। देखो बेस्ट एविडेंस क्या कहता है, रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस कहता है अगर ओरल एविडेंस है तो डायरेक्ट हो, और रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस कहता है अगर डॉक्यूमेंट्री है तो उसको प्राइमरी से प्रूव करो। देखो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को प्रूव करने का 61 में दो तरीके बताएं, आप प्राइमरी से कर दो चाहे सेकेंडरी से कर दो, लेकिन 64 कहता है अगर किसी डॉक्यूमेंट को प्रूव करना है ना, डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस। ये बेस्ट है कि आप प्राइमरी एविडेंस दो, ओरिजिनल कॉपी दो, लेकिन क्या करें, हमेशा तो ओरिजिनल कॉपी हमारे पास नहीं हो सकती है ना, वैसे सिचुएशन के सेक्शन 65 बनाया और कहता है कुछ परिस्थितियों में सेकेंडरी एविडेंस भी दे सकते हैं। अब क्या क्या सेकेंडरी एविडेंस है 65 को भी देख लेना। कई बार क्या होता है, हमें जिस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करना है ना, वो किसी एडवर्स दूसरी पार्टी के कब्जे में है, ठीक है, या वो किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में जो कोर्ट की जुरिसडिक्शन में नहीं आता, या वो किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में जिसको कोर्ट से हमने नोटिस तो दिलवाया सेक्शन 66 में लेकिन वो प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम उसकी, ठीक है, वैसी सिचुएशन में सेक्शन सेक्शन 65 में प्रोविजन दिया है कि हम वहां पर सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। दूसरा कहता है कि हम जिस डॉक्यूमेंट को जिसके अगेंस्ट में इस्तेमाल करना चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट में जो लिखा है ना, सामने वाले ने या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने उसके कंटेंट को एडमिट कर लिया है, तो हम एडमिशन को ही प्रूव करते हैं, डॉक्यूमेंट को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अगर ओरिजिनल कॉपी जो है मेरी वो डिस्ट्रॉय हो गई, घर में आग लग गई, सुनामी आ गई, भूकंप आ गई, घर गिर गया, जमीन के अंदर चला गया, मैं कहाँ से लाऊं ओरिजिनल पेपर, तो वैसी सिचुएशन में आप सेकेंडरी एविडेंस, मतलब जो उसका सेकेंडरी कॉपी है वो आप प्रोड्यूस कर सकते हो। कई बार क्या होता है, तो ये लॉस्ट हो गया और आपके नेग्लेक्ट से नहीं हुआ। कई बार क्या होता है, ओरिजिनल कॉपी ऐसा है, मतलब ओरिजिनल जो है प्राइमरी एविडेंस है वो ऐसा है जिसको आप इजिली मूव नहीं कर सकते, तो भी आप सेकेंडरी दोगे। अगर वो ओरिजिनल पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी दे सकते हो। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी अलाउ है किसी लॉ में तो भी आप सेकेंडरी दे सकते हो, क्योंकि सर्टिफाइड कॉपी सेकेंडरी एविडेंस होती है। ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत हैवी है, बहुत ही न्यूमरस अकाउंट्स हैं, उनको आप कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, तो भी उसकी सर्टिफाइड कॉपी दे सकते हो। अब आप एक काम करोगे इसके बाद 65, अभी आप चाहे पॉज करो तुरंत और देखो, आप लास्ट में लिखा है ACD में सेकेंडरी एविडेंस जो अलाउड है, ठीक, सेकेंडरी एविडेंस अलाउड है एडमिशन, क्लॉज बी में एडमिशन अलाउड है, ई और एफ में सर्टिफाइड कॉपी इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी एविडेंस अलाउड है,
और जी में, तो आप ध्यान रखो कि किसमें किस तरह का सेकेंडरी एविडेंस अलाउ। 65 भी अगेन क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है तो आपको याद होना चाहिए। देन नोटिस अगर आपसे पूछा जाए किस सेक्शन में दिया जाएगा तो 66 में पार्टी को दिया जाता है कोई भी चीज प्रोड्यूस करने के लिए। 67A 73A देख लेना, नहीं भी देखोगे तो चलेगा। पब्लिक डॉक्यूमेंट जरूर देख के जाना, ये पब्लिक और प्राइवेट डॉक्यूमेंट का क्वेश्चन जरूर आता है। सो पूछा जाएगा पब्लिक डॉक्यूमेंट किस सेक्शन में, बताओगे सेक्शन 74 में पूछा जाता है, सिंपल इतना पूछा जाता है, उसके बाद कुछ नहीं पूछते हैं प्राइवेट डॉक्यूमेंट किस में, तो 75 में आता है, तो ये क्वेश्चन जरूर आता है। इसके बाद कुछ प्रेजम्पशंस है, सेक्शन 79 की प्रेजम्पशन इंपॉर्टेंट है। ये कहता है प्रेजम्पशन एज टू जेन्युइननेस ऑफ, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आप कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हो सर्टिफाइड